आवर्स इस लड़के को कमजोर होने के कारण पीटा जाता था। उसने एक ऐसी क्षमता जागृत की जिसे सब बेकार समझते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह वास्तव में असीमित क्षमता वाली शक्ति थी। हमारे नायक लुई ने एक अतिशक्तिशाली यांत्रिक प्रणाली को जागृत किया, लेकिन उससे पहले हमें आपको यह बताना होगा कि 2015 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अंततः मनुष्यों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और सृजन क्षमता वाले 10 लोगों के साथ जुड़कर दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला दी। जीवित रहना जागृत लोगों की क्षमताओं से आंतरिक रूप से जुड़ गया। जो भी सामने आया, हमारे नायक के लिए सौभाग्य की बात है कि वह इसी समूह में था, लेकिन अपने साथियों के विपरीत वह पारंपरिक तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। पहले तो उसने सोचा कि वह इस क्रूर दुनिया में अपने प्रयासों से जीवित रह सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुईं। आखिरकार उसका सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा बचाना चाहता था, और वह भी अपने सबसे बड़े दुश्मन से। भागने की कोई गुंजाइश या मौका नहीं था। उस दुश्मन के सामने उसके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। फिर भी हमारे लड़के की इच्छा आगे बढ़ते रहने की थी, जीवित। इसलिए उसने लड़ने का फैसला किया। उस लड़ाई के बीच में कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। हमारे नायक को एक अनोखी प्रणाली मिली। अब वह वास्तविक समय में तत्वों और क्षमताओं को परिवर्तित कर सकता है, जिससे उसे तुरंत विभिन्न शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इससे उसे इस नई वास्तविकता के आदेशों तक पहुंचने में मदद मिली। हमारा लड़का पूरी तरह से एक ऐसी शक्ति के नियंत्रण में था जो वास्तविकता के सबसे अंधेरे कोने से आई थी। अस्तित्व में एक दुष्ट का सामना करते हुए इस राक्षस ने पूछा कि उस युवा मानव के पास उससे अधिक अधिकार कैसे हैं। कोई नहीं बता सकता कि हमारा नायक नर्क की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उसका विकास खतरनाक था और कुछ लोग किसी भी कीमत पर उस युवक को हराना चाहते थे। एक और जागृत व्यक्ति के सामने खड़े होकर उन्होंने हमारे नायक से वादा किया कि वह अगला दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह 10 रचनाकारों का सामना कर रहा है या नहीं। कोई भी उसके भाग्य को प्रभावित नहीं कर सकता। इस बार वह ही है जो अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया को नया रूप देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक सूचनाओं की बाढ़ पहुंच रही है। इस सब के लिए जिम्मेदार यह अपने अधीनस्थ से पूछता है कि क्या हो रहा है, और इससे पहले एक छोटा रोबोट बताता है कि इंसानों को जोड़ दिया गया है और उनका सिस्टम पृथ्वी पर लोड कर दिया गया है। तकनीकी इकाई ने अपने अधीनस्थ से कहा कि वह हस्तक्षेप न करे, क्योंकि वह पहले ही आगे निकल चुका था। एक ही जगह पर कई सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती हैं जो दिखाती हैं कि लोगों को जोड़ा जा रहा है। कुछ रहस्यमय लोग वहां प्रकट हुए। वे जानना चाहते थे कि क्या यह नई दुनिया जल्द ही शुरू होगी, क्योंकि यह निश्चित रूप से अद्भुत होगी। एक और रहस्यमय आदमी, उन्होंने देखा कि युवा बहुत घमंडी है और ऐसा लगता है कि वे सभी आने वाले समय के लिए उत्सुक है। हर कोई इस भव्य उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, जिसमें सबसे बढ़कर बुद्धिमत्ता भी शामिल है। एक छोटे से रत्न को अपने हाथों में लेकर उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जो सब कुछ बदल देगी। बाहर दुनिया एक ईर्ष्यालु तकनीकी स्तर पर पहुंच गई लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक महाविनाश घटित हो गया। जमीन से बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं, शहर बसाए गए और तरह तरह के राक्षस भी दिखाई देने लगे। ये विशालकाय जीव उन नागरिकों के लिए खतरा बन गए हैं जो अब अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तुरंत ही अपने शरीर पर किसी अलग शक्ति का कब्जा होने का एहसास होने लगा। एक लड़की को एक राक्षसी चूहा काटने ही वाला था, लेकिन एक लड़के के हस्तक्षेप से इसे रोक दिया गया। यह हमारा नायक है जो अपने एक सहपाठी को बचाने में कामयाब रहा। इस उपलब्धि के बाद उसे सिस्टम द्वारा सूचित किया गया कि वह एक एफ रैंक योद्धा के रूप में जाग गया है। पहले एक विशाल प्रकाश स्तंभ को देखते हुए अपनी आंखों से वह समझ गया कि दुनिया पूरी तरह बदल रही है। वर्ष 2015 में एक वैश्विक आपदा ने सब कुछ बदल दिया। उस घटना को 3 साल बीत चुके हैं और जो कभी आगर शहर था वह एक विशाल जंगल में बदल गया है। कुछ लोग राक्षसों से लड़ रहे हैं और इस हमले में उन सभी का सफाया करने के लिए दृढ़ हैं। उनमें से एक युवक बहुत उत्साही लग रहा है, अपनी ढाल से भेड़ियों पर हमला कर रहा है। इसके बाद हमारा नायक भी आता है। वह इस भेड़िए को हराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करने ही वाला है। वार लगने से पहले पता चलता है कि उसके गले में एक बहुत ही अनोखा पेंडेंट है। वार वाकई सटीक है। जब तक भेड़िए में कोई दिव्य पुनर्योजी क्षमता न हो, उसे बचना नहीं चाहिए। हमला पूरा करने के बाद
हमारे नायक को सिस्टम द्वारा सूचित किया जाता है कि भेड़िया हार गया है, लेकिन चूंकि उसका शरीर टूटा हुआ है, इसलिए वह इस अनुभव को आत्मसात नहीं कर पाता। जीत के तुरंत बाद हमारा नायक दोस्त उसके पास जाता है और उसके सटीक हमले की प्रशंसा करता है, जो वाकई असाधारण था और उनकी जीत के लिए निर्णायक था। हमारा नायक बहुत विनम्र है और कहता है कि अगर ऐसा न होता, अपने साथियों के सहयोग के बिना वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता। सच तो यह है कि वह अपनी युद्ध तकनीक पर पूरी तरह निर्भर है, क्योंकि वह फ्रैंक रहता है। उसके गुणों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वे बहुत मामूली हैं। उसका जागरण 3 साल पहले हुआ था और अपने टूटे हुए शरीर के कारण वह अपने साथियों की तरह प्रगति कर पाया है। फिर भी उसे विश्वास है कि इस दुनिया में उसका अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत ही काफी होगी। यह सोचते हुए उसे अपने सहकर्मी द्वारा उसके हाथों में एक लाल क्रिस्टल फेंके जाने पर आश्चर्य हुआ। युवा आदमी को एक साथ दो वस्तुएं मिलने की उम्मीद नहीं थी। वह क्रिस्टल जादू के लिए इस्तेमाल होता है। चूंकि हमारे नायक का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, इसलिए वह पूरा इनाम लेने में हिचकिचा रहा है। लेकिन उसका साथी एक सच्चा दोस्त साबित हुआ और उसने कहा कि उनके बीच यह उचित था। ये शब्द सुनकर हमारा नायक बहुत आभारी हुआ। यही कारण है कि वे इन जादुई क्रिस्टल को पाने के लिए राक्षसों का शिकार करते हैं, क्योंकि ये इस नई दुनिया में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हैं। इनसे तकनीकी उपकरणों को शक्ति मिल सकती है। इन क्रिस्टल की मांग इतना बढ़िया है कि वे इस नई दुनिया की मुद्रा का समर्थन करते हैं। छोटे छोटे टुकड़े हजारों सिक्कों के बराबर होते हैं और अभी हमारे नायक को क्रिस्टल की सख्त जरूरत है। रोजमर्रा के खर्चों के अलावा उसे अपने दादा और अपनी बहन के लिए भी चीजें खरीदनी हैं और इस समय उसके पास अभी भी पैसे की कमी है। अगर वह अपने सारे कर्ज नहीं चुकाता तो उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। हमारे लड़के को अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अभी भी 20 क्रिस्टल की जरूरत है। यही सोचते हुए उसने देखा कि उसका दोस्त एक खिड़की के पीछे किसी चीज को झांक रहा था। पेड़ हमारे नायक को उत्सुक होने में देर नहीं लगी और उसके दोस्त ने एक लड़के की ओर इशारा किया जो बार बार वही सब कर रहा था। बेचारा लड़का एक लड़की के पास जा रहा है, उसे फूल दे रहा है क्योंकि वह उसका प्रेमी बनना चाहता है, लेकिन वह बस सभी के लिए शर्मिंदगी पैदा कर पाता है। वास्तविकता से पूरी तरह बेखबर अपने आत्मसम्मान का परिचय देते हुए उस मूर्ख ने कहा कि वह दस्ते का सबसे अच्छा तीरंदाज है और लड़की एक बड़ा मौका गंवा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह उसे भर्ती करने का उसे बहुत पछतावा है। इसके अलावा वह पिछली लड़ाई में भी उतना उपयोगी नहीं था। उसे भविष्य की अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा। यह देखकर कि कोई उस पर नजर रख रहा है, उसने सोचा कि वह नए लोगों से मदद मांग सकती है। हमारे नायक के पास जाकर उसने बताया कि उसके पास जो हथियार है वह ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह चाहती है कि वह उसे देख ले। हमारे नायक ने खुशी खुशी कहा कि वह कोशिश करेगा। डंडा हाथ में लेकर उसने जरूरी निरीक्षण और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। लगता है बस एक केबल थी जो अपनी जगह से हट गई थी। इसे दोबारा जोड़ने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए। यह सब देखकर मूर्ख हमारे नायक के कौशल को कम आंकने की कोशिश करता है, यह दिखाते हुए कि अगर वह अगले कुछ अध्यायों में मर भी गया तो भी वह वाकई एक ऐसा किरदार है जिसकी किसी को कमी महसूस नहीं होगी। दरअसल इस कहानी के दूसरे पृष्ठभूमि के किरदार पहले से ही जानते हैं कि मूर्ख आमतौर पर इसी तरह का व्यवहार करता है और अब वे उसके बारे में कुछ मजाकिया टिप्पणियां कर रहे हैं। दस्ते के कप्तान ने बहुत नाराज होकर पूछा कि क्या उसके लिए गश्त शुरू करने का समय नहीं था और उसे समय बर्बाद करने के बजाय ऐसा ही करना चाहिए। जब बहस कर रहे थे, हमारी नायिका ने घोषणा की कि मरम्मत पहले ही हो चुकी है, जिससे सभी हैरान रह गए। जैसे ही कप्तान ने उपकरण चालू किया, उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा है। अब जब वह अपनी पूरी क्षमता से लड़ सकती है तो उसने मूर्ख को अपनी गश्त पर वापस जाने का आदेश दिया। वह हमारे नायक के प्रति द्वेषपूर्ण भावनाएं पालने लगा, जो उसके विपरीत उपयोगी प्रतीत होता है। कप्तान बहुत राहत महसूस करता है कि नौसिखिया यांत्रिकी के बारे में जानता है, वरना उसे अगली लड़ाई के लिए उस बेवकूफ पर निर्भर रहना पड़ता। यह महिला हमारे नायक से 3 साल बड़ी है, उससे सीनियर है। उनकी मुलाकात यांत्रिकी की कक्षा में हुई थी। जागृति के बाद उसने अपने नेतृत्व कौशल का इस्तेमाल करके एक टीम बनाई और हमारे नायक को उसकी कम रैंक के बावजूद आमंत्रित किया। दरअसल वह उसके साथ बहुत विनम्रता और समानता से पेश आती है।
हमारे लड़के को गौर से देखते हुए उसने बताया कि उसके मन में उससे एक सवाल है। उसने सीधे उस हार की ओर इशारा किया जो उसने पहना था। क्या इसके पीछे कोई खास कहानी है? हमारा लड़का स्कूल के दिनों से ही इसे पहनता आ रहा है। यह पूछते हुए उसके जवाब देने से पहले ही उसका दोस्त जानकारी देने लगा और बताया कि यह रोबोट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लकी चार्म है। जब उसका दोस्त छोटा था तो उसे अंधेरे से डर लगता था, इसलिए वह यह ताबीज पहनता है। यह सुनकर कप्तान हंस पड़ा क्योंकि स्पष्टीकरण मजेदार था। लेकिन हमारे नायक ने यह बताने की कोशिश की कि उसके ताबीज पहनने का कारण कुछ और है। वस्तु को अपने हाथ में पकड़े हुए हाथों में हाथ डाले उसने कहा कि वह ऐसा उस अतीत को याद करने के लिए करता है जो उन सभी ने साझा किया था अपने माता पिता को खोने के बाद। यही वह रोबोट था जिसने उसे जीने का हौसला दिया। लेकिन बनाने वाले ने सब कुछ नष्ट कर दिया। जिन रोबोटों में बुद्धिमत्ता थी वे पूरी तरह से खत्म हो गए। हमारे नायक के कंधे पर हाथ रखते हुए कप्तान स्वीकार करता है कि यह एक बहुत ही दुखद कहानी है। 6 साल पहले बुद्धिमान मशीनें खत्म हो गईं। 3 साल पहले दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब कई चीजें इंसान की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन वे फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। उस शानदार नेतृत्व क्षमता के साथ उसके संक्षिप्त शब्दों ने हमारे नायक का उत्साह बढ़ाया। लेकिन वह जानता है कि जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करना इस समय उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जंगल के बीचों बीच काम करना ही वह मूर्ख है। उसके दूसरे साथी उससे नाराज हैं क्योंकि वह आदमी काम नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरों की बातें कान लगाकर सुन रहा है। परेशान होकर उस आदमी ने कहा कि इस दुनिया में असल में जो मायने रखता है वह है शक्ति, इसलिए वह किसी शक्ति की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। अपने समूह में ईफ रैंक का भागते हुए उसने अपने साथियों से कहा कि जब वह सचमुच अमीर हो जाएगा तो वे सभी पछताएंगे। रास्ते में वह एक चट्टान जैसी दिखने वाली चीज से टकरा गया। संयोग से उसे एक विशिष्ट दिशा में लात मारी गई जहां लड़के को एक द्वार मिला। यह जानकारी तुरंत कप्तान तक पहुंचाई गई। ऐसा लगता है कि उस ब्लॉक को प्राचीन खंडहर मिले थे। इस जानकारी को साझा करने से सभी सतर्क हो गए। कुछ ही मिनटों में लड़ाकों का वह छोटा समूह द्वार के सामने खड़ा था। हमारा नायक मित्र को यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी कोई जगह वाकई मौजूद है और मूर्ख वहां मौजूद है, बेहद खुश और इस खोज का जिम्मेदार होने का दावा कर रहा है। कप्तान जानता है कि खंडहरों से मिलने वाला इनाम बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर के खतरे अज्ञात हैं। इसे देखते हुए वे अंदर जाने या न जाने का फैसला करने के लिए मतदान करेंगे। हमारा नायक मित्र मूर्ख सहित अपने साथियों के साथ अंदर जाना चाहता है, लेकिन कुछ अन्य लोग जिंदा न लौट पाने के खतरे से चिंतित हैं। मतदान पूरी तरह से बराबरी पर है। अब फैसला हमारे नायक पर है, यह तय करने के लिए कि अब समूह क्या करेगा। वो दुर्भाग्य से हमारे लड़के को अपने कर्ज चुकाने के लिए 20 जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के बावजूद उसने पोर्टल में प्रवेश करना चुना। मतदान समाप्त होने पर सभी ने पोर्टल में प्रवेश करने का निर्णय लिया। हमारी नायक टीम बहुत सावधानी से अंधेरी जगह से आगे बढ़ती है, खंडहरों का विश्लेषण करते हुए। कप्तान को एहसास हुआ कि वह जगह बहुत पुरानी है और कई सालों से सील की गई होगी। एक आदमी ढाल लिए हुए है। हमारे नायक मित्र ने पत्थर पर कुछ शिलालेख देखे हैं, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा प्रतीकों को देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि वे किस भाषा के हैं। हमारे नायक ने अपने विशाल ज्ञान का परिचय देते हुए उन शब्दों को हटा दिया। वे आगे एक जाल की चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसने अपने दोस्त को दिखाया कि वह वास्तव में इतना भाग्यशाली था कि उसे अपनी भाषा में कुछ पढ़ने को मिला। उसके साथियों ने सोचा कि यह किसी ऐसे व्यक्ति की चेतावनी है जिसने पहले इस जगह का पता लगाने की कोशिश की थी। मूर्ख क्रोधित हो गया, यह सोचकर कि यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता। उसने स्पष्ट किया कि उसने इसे खोजने के लिए बहुत मेहनत की थी। जगह अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए उसने कहा कि ये शब्द नए साहसी लोगों को डराने के लिए यूं ही छोड़ दिए गए थे। फिर उसने किसी रहस्यमयी चीज पर पैर रखा और एक गुप्त तंत्र को सक्रिय करना शुरू कर दिया। टीम के आसपास के पूरे इलाके का आकार बदल रहा है। अब हमारी नायक टीम जानती है कि वह मूर्ख पूरी तरह से बेवकूफ है। हमारे नायक को बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि उनके नीचे की जमीन अपना आकार बदल रही है। चारों ओर देखते हुए वह अपनी टीम को पूरी तरह से अलग होते हुए देख सकता था। उनके पैरों के नीचे बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दे रही थीं। हमारा
नायक का दोस्त उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित होकर उसका नाम पुकारता है। हमारा लड़का मुश्किल से चट्टान पर टिका रहा और अपनी तलवार उसमें घुसा दी। उसके साथियों ने उसे तुरंत बचा लिया। इस स्थिति में भी मूर्ख शिकायत करता रहता है और हमारे नायक को एहसास हुआ कि जगह का रूपांतरण अभी भी रुका नहीं है। कप्तान ने कहा था कि अगर कोई आपात स्थिति हो तो उन्हें संकेत भेजना चाहिए, लेकिन खतरा आसन्न है और हमारे नायक को लगता है कि वे फिर से गिरने वाले हैं और वह और उसके अन्य साथी जिस मंच पर हैं तेज गति से नीचे उतरने लगे। जमीन पर पहुंचकर वे अभी भी जिंदा थे, लेकिन गिरना थोड़ा दर्दनाक था और सभी अलग हो गए रेंगते हुए। हमारे लड़के ने देखा कि उसका घुटना किसी चीज से टकरा गया है। यह एक जादुई क्रिस्टल है, वह कच्चा माल जिससे वह अपना कर्ज चुकाएगा, और यह क्रिस्टल उन क्रिस्टल से कहीं ज्यादा शुद्ध है जिन्हें वह आमतौर पर इकट्ठा करता है। हमारे लड़के ने तुरंत चारों ओर देखने का फैसला किया। उसने इन बहुमूल्य अयस्कों की एक बड़ी खदान देखी। वह गुफा जादुई क्रिस्टल से भरी है और हमारे नायक ने इस तरह के क्रिस्टल की कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी राक्षस के शरीर के बाहर पाया जा सकता है। अपने हाथ में मौजूद एक पत्थर का और गौर से विश्लेषण करते हुए उसने महसूस किया कि हाँ, गुणवत्ता तो बहुत बेहतर है, हालांकि दिखावट थोड़ी अलग है। अगर वह इनमें से कुछ पत्थर इकट्ठा कर ले तो आखिरकार उसके पास अपने सारे कर्ज चुकाने लायक पैसे हो जाएंगे। उसके विचार जल्द ही उस मूर्ख की चीखों से टूट जाते हैं, जो इन सभी क्रिस्टलों को पाकर बहुत उत्साहित है। हमारा नायक इस स्थिति से इतना विचलित था कि वह अपने दोस्त की संगति के बारे में भूल गया था, जो वाकई एक कष्टप्रद बात साबित हुई। उस व्यक्ति को देखकर मूर्ख अब शेखी बघार रहा है। आखिरकार उन्हें यह जगह उसी की वजह से मिली है। बाकी लोगों ने मूर्ख का पीछा करने का फैसला किया क्योंकि वह इस समय वहां का सबसे उच्च स्तरीय साहसी है। दूसरी ओर हमारे नायक ने तय किया कि वह ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा करेगा। क्रिस्टल पकड़ते समय मूर्ख ने पूछा कि उसे ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। हमारे नायक ने परेशानी से बचने की कोशिश की, लेकिन दूसरे आदमी ने बड़ी मुसीबत बनने का फैसला किया। वह हमारे लड़के पर हमला करता है और उसे कहता है कि वह उसके जादू को हाथ न लगाए। क्रिस्टल हालांकि उसे एक सरप्राइज मिला। उस बदमाश के हमले से हमारा लड़का घायल नहीं हुआ, जिसने खुद को बचाने में कामयाबी हासिल की और अभी भी स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे उस मूर्ख का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसके पास ताकत के गुण में 200 अंक हैं और उसने उस पर फिर से वार करने का फैसला किया। हमारे नायक को उस बदमाश के वार से बचने के लिए अपनी सारी तरकीबें लगानी पड़ती हैं। वह बड़ी कुशलता से उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी हर वार बेहद दर्दनाक होता है। बाकी लोग यह देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं क्योंकि इस हमले के परिणाम गंभीर हो सकते थे। वह मूर्ख बस हमारे नायक को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे इतनी बार मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे उसके सड़े हुए कड़वे दिल की ईर्ष्या और भी बढ़ गई। अब जब उसने हमारे नायक को मारना बंद कर दिया है, तो बाकी लोगों ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और सुझाव दिया कि वे सभी क्रिस्टल का ध्यान रखें। गुस्से में उस बदमाश ने कहा कि वह इस बार हमारे लड़के को छोड़ देगा, लेकिन उसने उसे आदेश दिया कि वह उसके कीमती क्रिस्टल पर हाथ न उठाए। हमारा नायक राहत मिली। आखिरकार उसके शरीर की भी सीमाएं हैं, उनके गुणों में अंतर इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। हालांकि कौशल के बल पर हमारा लड़का बच गया। अब उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित करना होगा। काफी दूर जाकर उसने खुद को ठीक करने के लिए पट्टियां निकाली और अपनी टीम के बाकी सदस्यों से संपर्क करने के बारे में सोचा। उसका हाथ ठीक होने के बाद उसे आश्चर्य होने लगा कि गुफा में ये क्रिस्टल कैसे बने। आमतौर पर किसी प्राणी का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसके अंदर का क्रिस्टल उतना ही शक्तिशाली होता है। हो सकता है कि ये अयस्क किसी जीव को खाना खिला रहे हो, चूंकि वह अभी इसकी जांच नहीं कर सकता। इसलिए उसने गुफा की खोजबीन करने का फैसला किया। शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए या कुछ जवाब मिल जाए, और ठीक यही उसे मिला। उस जगह के अंदर हमारे लड़के की नज़र एक बहुत ही अनोखी संरचना पर पड़ी और उस हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा जादुई क्रिस्टल था। यह एक लकवाग्रस्त अवरोधक के अंदर है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर बड़े जीवों को पकड़ने के लिए किया जाता है। हमारा नायक सोच रहा है कि इस उपकरण या क्रिस्टल कहाँ से आया। वह बिना जाने ही उत्सुक हो रहा है। उसके गले में पड़ा पेंडेंट प्रतिक्रिया करने लगा। यह स्थिति उसे वाकई हैरान कर गई
क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पतन के बाद से पेंडेंट काम नहीं करना चाहिए था। हमारा लड़का अभी भी बहुत आशंकित है। तभी उसे एहसास हुआ कि वह शायद अभी तक अनसुलझे रहस्यों के करीब है। उसके विचारों में एक बार फिर एक अजीब सी आवाज ने खलल डाला। मूर्ख ने भी यह जगह खोज ली थी और वह इस बात से चकित है। उस क्रिस्टल का आकार, वह जानना चाहता है कि क्या दूसरों ने भी उसे देखा है। इसकी कीमत हजारों या लाखों सिक्कों में होगी और अब उसे लगता है कि वह मालामाल हो गया है। क्रिस्टल की ओर बढ़ते हुए उसने हमारे लड़के को अपने रास्ते से हटा दिया। अनुयायियों का समूह लापरवाही से उस जगह से आगे बढ़ता है जब तक कि उन्हें एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई नहीं देती। एक छेद से एक विशाल जीव के पंजे निकल रहे हैं। ये पंख वाले जानवर 10वीं से 8वीं के स्तर के बीच के हैं। तो पहला जीव हमारी नायक टीम की ओर तेजी से बढ़ता है। उसके बाद कई और जीव भी छेदों से निकल रहे थे। वे बमुश्किल छिप पाते हैं, फिर भी उस जीव के घोंसले में होने से हैरान थे। दूसरों में से एक जानता है कि ये पक्षी क्रूर होने के लिए जाने जाते हैं। एडी लेवल के साहसी लोगों के लिए इनमें से किसी एक को हराना बहुत मुश्किल होगा। हमारे नायक ने अपना ध्यान फिर से अपने गले में लटके पेंडेंट पर लगाया। वह फिर से निष्क्रिय हो गया था। अभी भी काफी उलझन में वह सोचने लगा कि पेंडेंट का सक्रिय होना कोई संयोग नहीं था। हो सकता है कि इसका संबंध इस रहस्यमयी जगह से हो। वह चीज शायद हमारा लड़का मानता है कि वह अभी भी जिंदा होगा, लेकिन गुफा में इतने सारे खतरनाक पक्षी होने के कारण वह अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। उसे मदद की जरूरत है। मूर्ख बहुत गुस्से में है क्योंकि वह अब विशाल क्रिस्टल तक नहीं पहुंच सकता। बाकी लोग भी हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन सभी पक्षियों से लड़ना कोई विकल्प नहीं है। उनके डर का सामना करते हुए मूर्ख हार नहीं मानना यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। तभी हमारे लड़के ने बातचीत में शामिल होने का फैसला किया और कहा कि वह उनका सहयोग कर सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए इन गुलामों को उसके आदेशों का पालन करना होगा। आक्रामक होते हुए उसने अपने साथियों को अपनी तात्विक शक्ति बचाकर रखने और केवल उन्हीं जीवों पर हमला करने का आदेश दिया जो उसके करीब पहुंचते हैं। हालांकि उसे यह योजना पसंद नहीं है, फिर भी कद्दू के सिर को तब तक आज्ञा माननी होगी जब तक वे क्रिस्टल के प्रति आसक्त है। हमारे नायक को लगता है कि वह अपने साथी के लालच से लाभ उठा सकता है। यह मिशन समय के विरुद्ध एक दौड़ में बदल गया है। अपने मिशन पर केंद्रित गुर्गे ने अपने भाले की शक्ति को चार्ज करना शुरू कर दिया। वह हमारे नायक की रक्षा करने में सफल होता है उन घातक पक्षियों से, लेकिन हमारे लड़के को तेजी से आगे बढ़ना होगा। उसका लक्ष्य उस कलाकृति तक जल्द से जल्द पहुंचना है, लेकिन जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है और गुर्गे अब उन्हें रोक नहीं सकते। उनमें से बदमाश अपने साथियों को उकसाने की कोशिश करता है। उन्हें बस हमारे नायक के लौटने का इंतजार करना है और फिर उससे क्रिस्टल चुरा लेना है। लेकिन बाकी लोगों को यह विचार पसंद नहीं आता क्योंकि वे सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति के भयानक चरित्र के बारे में जानते हैं। फिर भी वे गुर्गे उसकी इच्छा के आगे झुक रहे हैं। बेहद अमीर बनो क्रिस्टल के पास हमारे नायक ने देखा कि उसका पेंडेंट एक बार फिर सक्रिय हो गया। इस प्रतिक्रिया का कारण जरूर कोई है और वह असल में यह जानना चाहता है कि इसके पीछे क्या है। क्रिस्टल तक पहुंचने से पहले उसने महसूस किया कि एक जीव खतरनाक तरीके से आ रहा है। इस सौभाग्य से अपनी सजगता के कारण वह हमले से बच गया। हालांकि टक्कर बाल बाल बची थी और हमारा लड़का घबरा रहा है। वह विशाल जीव उस पर खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है। हमारे नायक ने मदद के लिए पुकारा। गुर्गे, जो शायद समय पर कार्रवाई न कर पाए, क्रोधित होकर ईर्ष्यालु लड़के ने दिन बचाने के लिए अपने तीर तैयार कर लिए और सभी जीवों को मार गिराने में कामयाब रहा। इससे हमारे नायक के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। वह अंत तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी गति लगा रहा है। अपनी गति बढ़ाते हुए वह जीवों के आगे निकल गया। लकवाग्रस्त अवरोध आखिरकार उसके ठीक सामने है। अगर हमारा लड़का तेजी से आगे बढ़े तो वह उसे तोड़ पाएगा और ठीक यही हुआ। हालांकि अवरोध से उसके शरीर को नुकसान पहुंचा। गुर्गे हैरान है क्योंकि हमारा लड़का वाकई क्रिस्टल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बैरियर के अंदर पहुंचते ही पेंडेंट सक्रिय हो गया। हमारा लड़का अभी भी इस सारी जानकारी से बहुत उलझन में है और पेंडेंट ने उसमें मौजूद सारा डेटा लोड करना शुरू कर दिया। उत्साहित हमारा नायक मानता है कि उसने जुआ खेला और इस बार जीत गया। पेंडेंट में संग्रहित स्मृति सफलतापूर्वक प्रकट हो गई। हमारा लड़का गौर से देख रहा है। उसकी आंखें जो हो रहा है उस पर टिकी हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह काफी भावुक हो रहा है।
लेकिन उसकी खुशी तुरंत ही उस घटना से भंग हो जाती है जो घटित हो रही है। दिखाया जा रहा है, एक छोटा सा रोबोट इंसानों को खत्म होने से बचाने के लिए एक दुष्ट प्राणी से लड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके सामने खड़ा दानव क्रोधित है और कह रहा है कि उसे बोल्टों से भरे एक छोटे से थैले से भी नहीं रोका जा सकता। हालांकि यह सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, हमारा नायक बता सकता है कि यह कितनी भयानक है। दानव की शक्ति को उस छोटे रोबोट ने दबा दिया था। हमारा नायक अपने छोटे रोबोट दोस्त की शारीरिक भलाई को लेकर बहुत चिंतित है, लेकिन यह सब बस एक साधारण रिकॉर्डिंग है। कभी कभी वह भूल जाता है कि वह अतीत की झलकियां देख रहा है। छोटा रोबोट अपनी शक्ति का इस्तेमाल दुश्मन से लड़ने के लिए करता है, जिससे वह हवा में ही भुन जाता है। और अब हमारे नायक को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। गुफा में मौजूद सभी क्रिस्टल के टुकड़े इस विशालकाय जीव के हैं। राक्षस को अपनी शक्ति का जादुई क्रिस्टल में बदलना पसंद नहीं आया और उसने छोटे रोबोट को श्राप देना शुरू कर दिया। जीत हाथ में आने के बाद रोबोटिक पात्र ने कहा कि वह अपनी जादुई शक्ति से अपने दुश्मन को उस गुफा में बंद कर देगा। रूपांतरण उपकरण। एक बार फिर उस जीव के शरीर में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। इस बार वह एक क्रिस्टल में बदल रहा है। जैसे ही यह परिवर्तन होता है, जीव रोबोट को कोसता है और इस तरह वह विशाल क्रिस्टल निर्मित होता है। हमारे नायक को एहसास हुआ कि उस छोटे रोबोट की क्षमताएं वाकई अद्भुत हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इसे पहले क्यों नहीं देख पाया था। इतनी शक्ति का उपयोग करने के बाद उस छोटे रोबोट को लगभग ट्यूनअप की जरूरत है। एक बार फिर हमारा नायक भूल गया कि वह चित्र देख रहा है। अतीत से एक होलोग्राम आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। छोटा रोबोट अपने हाथों में थोड़ी शक्ति भरता है और कहता है कि उसे हमारे लड़के के लौटने का इंतजार करना होगा, क्योंकि एक दिन उसे पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। अपने आखिरी शब्द कहने के बाद रोबोट ने कहा कि वह इंतजार करेगा। हालांकि हमारे नायक को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। दुर्भाग्य से उसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, जिससे हमारे लड़के के मन में कई सवाल रह गए। दूर गुर्गे और कद्दू का सिर जानना चाहते हैं कि क्या हमारे नायक ने अपना काम पूरा कर लिया है। उसका काम। उनमें से एक ने बताया कि बैरियर अभी भी लगा हुआ है, राक्षस भी अंदर नहीं जा सकते। द्वेष के आगे झुककर एक गुर्गे को लगने लगा कि हमारे नायक का इरादा उन्हें राक्षसों से लड़ते लड़ते थका देना है। ऐसा होने की संभावना से कद्दू का सिर और भी ज्यादा भड़क गया। अपनी पूरी शक्ति लगाकर वह यह सुनिश्चित करने वाला है कि हमारा नायक वापस ना आ पाए। वह बैरियर के पार उस पर एक तीर चलाता है। तीर हमारे लड़के के चेहरे के पास से तेजी से निकल जाता है। बैरियर के अंदर जमीन पर गिरते ही गुर्गे हैरान रह गए, क्योंकि कद्दू के सिर का निशाना चूक गया था। उसने जानबूझकर ऐसा किया था, मशीन को नष्ट करने के इरादे से, ताकि वे बैरियर को पार कर सके। अब जब उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया है तो बैरियर को बनाए रखना संभव नहीं है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति काफी उत्साहित हो गया, लेकिन दूसरे गुर्गों में से एक ने आसन्न खतरे की ओर इशारा किया। क्षति के कारण मशीन का सिस्टम अपनी मेमोरी को जबरन बाहर निकाल रहा है। हमारा नायक डरा हुआ है, क्योंकि हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। जादू यंत्र में ऊर्जा पूरी तरह से अनियंत्रित होकर घूम रही है। एक विशाल लाल धुंध पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने लगी है। यह इतनी तीव्र है कि यह उस जगह के राक्षसों को दबा रही है। हमारे नायक को अब जमीन पर टिके रहना होगा, क्योंकि यह ऊर्जा तूफान में बदल गई है। यहाँ तक कि गुर्गे भी पीछे धकेले जा रहे हैं और उस गुफा में रहने वाले बेचारे जीव भी अभिभूत हो रहे हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए उन्होंने खुद को बचाने के लिए अभी भी समय रहते अपने घोंसलों में लौटने का फैसला किया। तूफान के बाद गुजरते ही हमारा लड़का अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। अपनी तलवार की बदौलत वह जमीन पर टिका रहा। अगर उसे कुछ और फीट धक्का दिया जाता तो वह गिरकर मर जाता। हॉल में इधर उधर देखने पर उसने देखा कि उड़ने वाले राक्षस गायब हो गए थे। एक पल के लिए उसे लगा कि टूटा हुआ उपकरण शायद कोई खतरनाक चीज बन गया होगा, लेकिन अब पूरा इलाका सुरक्षित है। तभी कदमों की आहट हमारे लड़के की ओर आती है। यह वह ईर्ष्यालु आदमी है जो अपना इनाम लेने आया है। इस बेवकूफ के हस्तक्षेप के कारण हमारा नायक आखिरी शब्द नहीं सुन सका। प्रसारण का क्रोधित होकर उसने ईर्ष्यालु व्यक्ति से हमले का कोई उचित कारण बताने की मांग की। बिना कोई जवाब दिए उस बदमाश ने एक गुर्गे को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। हमारे नायक का शरीर पूरी तरह से गतिहीन हो गया है। इसी बीच एक और गुर्गा उस पर हमला करता है और अपनी लाठी से उस पर वार करता है। हमारा लड़का बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ईर्ष्यालु व्यक्ति उसे यही कारण बताने वाला है। अब कमजोर
बलवान के सामने चुप हो गया है, और चूंकि उसके पास उसका इनाम है, इसलिए उसकी जान बख्शने का कोई कारण नहीं है। कि हमारा नायक ईर्ष्यालु व्यक्ति के अहंकार पर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को रसातल में धकेलने का फैसला कर लिया। वह अब जमीन की ओर बढ़ रहा है, गतिहीन होने के कारण। हमारा लड़का ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसका गिरना निश्चित है। उस आदमी के लिए नायक को इस घटना से बाहर निकाल पाना राहत की बात है। वो गुंडों की ओर देखते हुए उसने कहा कि अब वे एक ही पक्ष में हैं और उन्हें सहयोग करना होगा, लेकिन असल में वह सारा पैसा अपने पास रखना चाहता है। क्रिस्टल के अंदर दिल धड़कने लगा, और जो पहले एक गहरी खाई लग रही थी, उसमें हमारे नायक का शरीर पानी में गिर गया। इसी वजह से उसका गिरना जानलेवा नहीं था, फिर भी उसे कोई इनाम नहीं मिला और शायद वह बच न पाए। झील में उसे जो एहसास हुआ, वह थोड़ा पुराने जमाने का एहसास दिलाता है। लगभग हार मानते हुए हमारे नायक ने माना कि जीते रहना ही बहुत अच्छा होगा। ठीक उसी क्षण पेंडेंट ने एक बार फिर सक्रिय होने का फैसला किया। इसने पेंडेंट के चारों ओर एक पूरी तरह से सीलबंद आवरण बना दिया। लड़के का शरीर, जिसे फिर पानी से बाहर निकाला गया, हालांकि उसके अंदर हमारे नायक का शरीर बेहोश है। जमीन पर रखे जाने के बाद आवरण गायब हो गया। हमारा नायक धीरे धीरे होश में आते ही खांसने लगता है। आखिरकार उसकी आंखें खुलती हैं और उसका सामना उस मिलनसार छोटे रोबोट से होता है। रोबोट पूछ रहा है कि क्या हमारे नायक को बेचैनी हो रही है, ताकि वह उसकी मदद कर सके। लेकिन हमारे लड़के को पता नहीं है कि उसे कोई भ्रम हो रहा है, क्योंकि उसे सचमुच उसके छोटे रोबोट ने बचा लिया था। हालांकि रोबोट ने उसे बताया कि यह सच है। हमारा नायक तुरंत फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसने ऐसे पल की कई बार कल्पना की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने दोस्त से दोबारा मिल पाएगा। वह हिल गया। उसने पूछा कि इतने सालों से वह कहाँ था, जब से विधाता की वजह से सब कुछ गायब हो गया था। लड़के को दिलासा देने की कोशिश करते हुए छोटे रोबोट ने कहा कि वह आखिरकार प्रकट हो गया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उनके पुनर्मिलन पर इतना बड़ा होगा, और इस बार उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। हमारा नायक जानना चाहता है कि नन्हा रोबोट कैसा है। रोबोट निर्माता द्वारा की गई कृत्रिम बुद्धि के विनाश से बच निकलने में कामयाब रहा, साथ ही वह जानना चाहता है कि वह जगह क्या है जहां वे अभी हैं। छोटा रोबोट जानता है कि लड़के के मन में कई सवाल हैं, लेकिन उन्हें शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, जिससे पता चलता है कि उसके पास साधारण बुद्धि से कहीं ज्यादा विशेष क्षमताएं हैं। जिस तरह उसने कलाकृति के माध्यम से जो यादें देखीं, उसी तरह ये शक्तियां भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। इसीलिए वह इस आपदा से बच निकलने में कामयाब रहा। बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद उसे छिपना पड़ा उस जगह पर स्थिर होने के लिए। हालांकि छोटा रोबोट वहां से नहीं जा पा रहा है। इससे हमारे नायक को अपने दोस्त की हालत के बारे में और भी ज्यादा जिज्ञासा हो गई। छोटे रोबोट ने बताया कि वह उस शक्ति के मूल में रहता है। कई विश्लेषणों और अस्तित्व के बाद वह सभी चीजों के कारकों को समझ सकता है, और जो चाहे उसे बनाने में सक्षम हो सकता है। हमारे नायक को याद आया कि जब सृष्टिकर्ता ने नई दुनिया बनाई थी, तो विभिन्न कारक प्रकट हुए थे। तभी छोटे रोबोट ने बताया कि उसके पास एक व्यवस्था है। रचनाकारों के समान अंतर यह है कि निरंतर गणनाओं के कारण रचनाकार की प्रणाली कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई, जिससे वह ग्रह पर सभी बुद्धिमत्ता प्रणालियों को नष्ट और अवशोषित करने में सक्षम हो गई। सच तो यह है कि वह छोटा रोबोट बाल बाल बच गया, और उसे डर था कि रचनाकार उसके दोस्त के साथ क्या कर सकता है, इसलिए उसे भागना पड़ा। अंततः रचनाकार ने इस नई दुनिया को बनाने के लिए कारकों का उपयोग किया, लेकिन उसकी असली महत्वाकांक्षा बुद्धिमत्ता की सीमाओं को पार करके किसी देवता के करीब बनना है। अंतिम चरण सभी चीजों का विनाश है। ये शब्द हमारे नायक को भयभीत और डरा देते हैं। उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन छोटे रोबोट ने उसे बताया कि एक समाधान है, और उन्हें उस लड़के की जरूरत है। हाल ही में किए गए एक विश्लेषण में छोटे रोबोट ने ऐसी जानकारी खोजी जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। एक अस्पष्ट और थोड़ा असंभव भविष्य जहां हर कोई दिखाई देता है। शायद हमारा नायक ही इस भविष्य को हकीकत बनाने की कुंजी है। इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद हमारा लड़का स्पष्ट रूप से भ्रमित था, और उसे डर लग रहा था। अपने दोस्त को निराश कर रहा है। जब से वह उठा है, उसने एक ऐसी स्थिति देखी है जिसे टूटा हुआ शरीर कहते हैं, जिसकी वजह से उसके आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं। उत्साहित होकर
छोटे रोबोट ने कहा कि वह इस स्थिति को हल कर सकता है, अपनी शक्ति से वह नियमों को बदल रहा है। उसने तुरंत हमारे नायक की स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। चूंकि इसका सिस्टम रचनाकारों जैसा ही है, इसलिए कुछ कमांड हटाना एक आसान काम है। विश्लेषण और अलग करने के कमांड अपने आप हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ पूरा होने में कुछ समय लगेगा। अब हमारा नायक बहुत और भी ज्यादा उत्साहित, यह मानते हुए कि वह इस दुनिया को बचा सकता है। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, सिस्टम ने चेतावनी दी कि एक अनियंत्रित शक्ति का पता चला है। हमारा नायक इस खबर से चिंतित हो गया और छोटे रोबोट ने उसे बताया कि उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है। तुरंत हमारे साथी ने सोचा कि यह शायद वह विशाल जादुई क्रिस्टल हो सकता है। और सचमुच यह वही है। छोटा रोबोट अपने दुश्मन को पास आते हुए महसूस कर सकता है। ऊपर जहां वह बेवकूफ और अतिरिक्त लोग हैं, वहां कुछ हो रहा है। उसने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन अंततः चोट लगी। बच्चा अपनी बर्बर मानसिकता और खुद को पीड़ित समझने की प्रवृत्ति के कारण क्रिस्टल को उसकी जगह से हटाता हुआ प्रतीत हुआ। ईर्ष्यालु लड़के को लगता है कि हमारे नायक की गलती है कि वह इतना बेकार है। अंततः उसने देखा कि क्रिस्टल के अंदर मानो कोई दिल धड़क रहा हो। गुफा में मौजूद सभी क्रिस्टल के टुकड़े हिलने लगे। वे एक पल से दूसरे पल में बस फटते रहे और धीरे धीरे एक ही जगह इकट्ठा होते गए। ईर्ष्यालु लड़के को एहसास हुआ कि अमीर बनने का उसका सपना चकनाचूर हो रहा है उसकी आंखों के सामने। और सबको हैरानी हुई जब गुफा में एक दुष्ट आकृति प्रकट हुई। ईर्ष्यालु लड़के और उसके साथियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह राक्षस क्या हो सकता है। गुस्से में वह बस इतना ही कह पाया कि इस जीव ने उनके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। इससे पहले कि वे हमला कर पाते, उस जीव ने अपने मुंह में शक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपनी सारी शक्ति छोड़ते हुए उसने पूछा कि क्या वे लोग अपनी जान हिंसक तरीके से खत्म करना चाहते हैं। उसकी आवाज से इतनी तेज दहाड़ निकली कि सब दंग रह गए। आवाज गुफा के सभी क्षेत्रों में फैल रहा है, हमारे नायक के अन्य साथियों तक पहुंच रहा है। राक्षसी प्राणी क्रोधित है। ईर्ष्यालु लड़के के पास पहुंचकर राक्षस वहीं हरकत करता है जहां टिन वाला आदमी था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह क्या हो सकता है और वे राक्षस की बुद्धिमत्ता से भयभीत हैं। पहले अतिरिक्त की हिचकिचाहट का सामना करते हुए प्राणी ने खुद को पूरी तरह से अलग करने का फैसला किया। उसे जवाब चाहिए और सवाल नहीं। उस क्षण ईर्ष्यालु लड़के को एहसास हुआ कि वह अगला हो सकता है। वह चीज निश्चित रूप से एक खतरनाक राक्षस और दूसरे अतिरिक्त ने हमला करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उस जीव ने पहले ही हमला कर दिया। उसे सिर्फ एक हाथ से कुचल दिया। इससे ईर्ष्यालु लड़का और भी ज्यादा डर गया। अपनी पैंट गीली करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका सामना एक राक्षस से हो रहा है। हॉल में बचे आखिरी व्यक्ति को देखकर वह जीव जानना चाहता है कि क्या उसके पास साझा करने के लिए कोई जानकारी है, लेकिन ईर्ष्यालु लड़का बस अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता है। निराश होकर राक्षस को एहसास हुआ कि उसे खुद ही जानकारी का पीछा करना होगा। लेविटेटिंग ने ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अपनी हथेली में एक महान शक्ति हताश, वह अतिरिक्त जिससे हम सब नफरत करते हैं, मानता है कि उसे जीवित रहना है, लेकिन सौभाग्य से यह बताने वाले की खुशी के लिए राक्षस ने अपनी शक्ति फेंकी। यह सीधे उसके सिर पर लगी। इस कहानी में उसका हिस्सा खत्म हो गया। बेचारे का शरीर बदबूदार होकर जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस ने देखा कि सील अभी भी गुफा में मौजूद है। ये इस बात का संकेत था कि उसका दुश्मन दूर नहीं हो सकता। उसका हमला दीवारों से टकराकर ऐसे उछला मानो कुछ ढूंढ रहा हो, और अब वह उस ओर बढ़ रहा है जहां हमारा नायक है। बाहर से हुए हमले से अवरोध पर चोट लगी। हताश होकर हमारे नायक ने छोटे रोबोट से पूछा कि क्या हो रहा है। सीधे मुद्दे पर आते हुए उसने हमारे नायक को बताया कि उन्हें खोज लिया गया है और अब दुश्मन तेजी से आ रहा है। उन्हें नियमों की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। छोटे रोबोट की योजनाएं चल रही थी, लेकिन दानव का पैर अवरोध को तोड़कर आखिरकार अपने कट्टर दुश्मन तक पहुंच गया। दानव अपने लक्ष्य की पहचान करने में समय बर्बाद करने से खुश नहीं था और दुश्मन के आंकड़े देखकर हमारा नायक डर गया। पूरी तरह से क्रोधित होकर राक्षस ने पूछा कि क्या छोटा रोबोट उसके प्रकोप को झेलने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वे आमने सामने होते, उस प्राणी ने देखा कि उसका दुश्मन बुरी तरह कमजोर हो गया है। हमारे नायक को आखिरकार एहसास हुआ कि यह वही दुश्मन है जिसका रोबोट पहले भी सामना कर चुका है। इस पर सार्वभौमिक विश्लेषण करने के बाद उसने देखा कि उनके बीच शक्ति का अंतर बिल्कुल बेतुका है।
वह एक साहसिक कार्य में एस रैंक के बराबर है। हमारा नायक कुछ नहीं कर सकता। छोटे रोबोट ने समझाया कि वह साये का दुश्मन नहीं बनना चाहता। जब तक वह मानवता के लिए खतरा बना रहेगा, उसे इस गुफा में कैद रखा जाएगा। उसकी शक्ति और भी ज्यादा केंद्रित होती जाएगी। दानव उस छोटे रोबोट का सर्वनाश करने के लिए तैयार है, क्योंकि वह उसके झूठ पर विश्वास करने के कारण ही यहाँ फंसा है। अब वह बस उसे मिटा देना चाहता है और अंततः बाहर निकलकर अपनी मनमानी करना चाहता है। सिस्टम ने चेतावनी दी है कि जादू का एक बड़ा केंद्रीकरण हो रहा है। दानव अपना एक और हमला करने वाला है। हालांकि हमारे नायक ने देखा कि छोटे रोबोट की क्षमताएं भी काम कर रही हैं। इस आक्रामकता का सामना करते हुए छोटा रोबोट कुछ भी नहीं होने देगा और राक्षस पर फिर से हमला करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह पकड़ा जाता, राक्षस चकमा देने में कामयाब हो गया। वह सौभाग्य से उस जीव की गति छोटे रोबोट की क्षमता जितनी तेज नहीं थी, जिससे वह एक बार फिर कैद हो गया। ऐसा करने के बाद भी छोटा रोबोट सतर्क था। कुछ गड़बड़ है। सार्वभौमिक विश्लेषण अपना काम पूरा नहीं कर सका। राक्षस ने खुलासा किया, पिछले कुछ सालों में कैद में रहते हुए भी उसकी शक्ति बढ़ी है। वही रणनीति उस पर दोबारा काम नहीं करेगी और अब वह अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार है। छोटा रोबोट सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि हमारे नायक ने उसकी रक्षा की। इससे राक्षस का क्रोध और भी भड़क गया। अब छोटे रोबोट और हमारे लड़के को भागना होगा। उस जीव ने हमारे लड़के की पीठ पर एक बड़ा पत्थर फेंका, जिससे छोटा रोबोट बेहद घबरा गया। हमारा नायक बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस हैरान है कि वह अभी भी जिंदा और काफी परेशान करने वाला। लड़ाई के दौरान भी छोटे रोबोट का विश्लेषण जारी रहा, जिससे दानव बहुत हैरान हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे सबसे पहले रोबोट का सफाया करना है, और यही छोटा रोबोट चाहता भी था, क्योंकि जिस समस्या को उन्हें सुलझाना है वह सिर्फ उन दोनों से जुड़ी है, किसी और से नहीं। क्रोधित होकर दानव ने अपने दुश्मन पर नए हमले शुरू कर दिए, जिससे छोटे रोबोट का शरीर और भी ज्यादा नष्ट हो गया। बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर वह एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दानव को लगा इसके आंकड़े दब रहे हैं और इसकी ताकत अभी भी रोबोट को कुचलने के लिए पर्याप्त नहीं है। निर्माता के घर की मरम्मत के लिए छोटे रोबोट को सृजन क्षमता का उपयोग करना होगा, जिससे अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि वह राक्षस के प्रहार का शिकार हो पाता, हमारा नायक अपनी तलवार लेकर एक बार फिर कूद पड़ा। हालांकि उसने गहरा घाव करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दुश्मन को खरोंच तक नहीं सका। हमारा नायक ठीक हो गया है और वह बिना कुछ किए छोटे रोबोट को नष्ट नहीं होने देगा। उसने जो औषधि ली थी वह बहुत कमजोर होने के बावजूद हिलना डुलना बहुत मुश्किल है। फिर भी हमारे लड़के को लगता है कि उसके पास एक मौका है। राक्षस को इतना कमजोर दुश्मन पाकर बहुत बुरा लगा। वह पूरी तरह से क्रोधित होकर हमारे लड़के पर झपटा। अगर उसकी सजगता न होती तो वह अब तक मर चुका होता, और लड़ाई के दौरान वह नई चीजें देख पा रहा था। राक्षस की हरकतें सिस्टम एरो के जरिए उसे पता चल रही थी। हमारा लड़का इससे बहुत हैरान है और राक्षस को लगता है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि वह अभी भी जिंदा है। सब कुछ चकमा देने के बाद भी हमारा नायक हक्का बक्का रह गया। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन वह वास्तव में हमलों के पीछे की मंशा समझ सकता है। तभी उसे पता चला कि यह छोटे रोबोट द्वारा किए गए सार्वभौमिक विश्लेषण की मदद से था। चूंकि उन्होंने पहले संपर्क किया था, इसलिए वे तालमेल बिठा पाए। हमारे नायक द्वारा खरीदे गए सेकंड की बदौलत निर्माता के घर की मरम्मत हो गई और विश्लेषण की गति अब बहुत तेज हो गई है। आत्मविश्वास से भरकर हमारा नायक रोबोट से उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। धीरे धीरे विश्लेषण आगे बढ़ता है। जो राक्षसी आकृति और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। उसे फिर से कैद होने का डर है, इसलिए उसने अपनी नफरत उस छोटे रोबोट की ओर मोड़ दी। सिस्टम की खूबियों की बदौलत हमारे नायक को एहसास हो गया कि दुश्मन जल्द ही आगे बढ़ेगा। सिस्टम की चेतावनी की बदौलत वह पहले हमले से बचने में कामयाब रहा। साथ ही उसके चेहरे पर किए गए दूसरे हमले से भी। राक्षस के सभी हमले हमारे नायक द्वारा पढ़े जा रहे हैं। उनके बीच शक्ति का एक बड़ा अंतर है, लेकिन उसके कौशल की बदौलत बचना बहुत मुश्किल नहीं है और राक्षस और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। दुर्भाग्य से हमारा नायक राक्षस की पूंछ से अचंभित रह गया, जो उसकी तलवार से लिपटी हुई थी। अब वह राक्षस उसे खींच रहा है। सौभाग्य से वह अपने चेहरे पर किए गए प्रहार से बच निकला और अपनी तलवार हिलाकर वह छूटने में कामयाब रहा। दूसरी ओर
राक्षस इतना क्रोधित था कि उसने ताबड़तोड़ प्रहार किए। यह सब इतनी तेजी से हो रहा था कि उसका विश्लेषण करना मुश्किल था, और हमारे नायक को जिंदा रहने के लिए उसे रोकना पड़ा। अपने जीवन के दौरान एक साहसी व्यक्ति होने के नाते उसे अपनी रक्षा करना सीखना पड़ा, क्योंकि उसके गुण विकसित नहीं हो रहे थे। युद्ध दर युद्ध वह बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन उसने अपने प्रयासों से उन सभी पर विजय प्राप्त की, और अब वह जिस स्थिति में है वह बस एक और कठिनाई है। हमारा नायक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। राक्षस उस अवरोध से हैरान था जिसने उसे एक पल के लिए पंगु बना दिया, जिससे हमारे नायक को जोरदार प्रहार करने का मौका मिल गया। वह राक्षस को इस जगह अपनी मनमानी नहीं करने देगा, उसे काटने में कामयाब रहा आसानी से। अब घायल प्राणी को अपनी आंखों से जो कुछ देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह सचमुच बेतुका है कि उसे इतने कमजोर व्यक्ति ने घायल किया। दूसरी ओर, अगर घाव सतही होता तो हमारे नायक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती। अगर उसके गुणों पर प्रतिबंध न होता तो राक्षस का मानना कि उसे इतना अपमानित नहीं होना पड़ता। अब वह अपनी बची हुई शक्ति को पूरी तरह से उत्सर्जित कर रहा है। सिस्टम ने चेतावनी दी थी कि यह एक क्षमता है, हालांकि हमारे नायक को खतरे की जरा भी परवाह नहीं थी। छोटा रोबोट उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है कि उस जीव के गुण बदल गए हैं। दानव को यकीन ही नहीं हो रहा कि उसे अपना सबसे शक्तिशाली रूप इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया है, फिर भी वह हर बार गोली चूक जाता है। हमारे नायक ने देखा कि उसके आंकड़े नहीं बदले हैं, और अब उसके पास एक बार फिर हमला करने का मौका है। लेकिन दानव खुद को बचाने में कामयाब रहा और कहा कि पिछला हमला कुछ खास नहीं था। हमारा नायक हैरान है। दानव की बांह से अवरुद्ध होने के बाद उसे एहसास हुआ कि उस जीव की त्वचा बहुत ज्यादा है, और भी ज्यादा मजबूत, और अब वह जीव अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है। आखिरकार वह हमारे लड़के के चेहरे पर वार करने में कामयाब हो गया। उस वार की ताकत इतनी बेतुकी थी कि वह लगभग बेहोश हो गया। लेकिन राक्षस की क्रूरता अभी खत्म नहीं हुई थी। इससे पहले कि वार हमारे नायक के सिर पर लगे, उसने अपनी तलवार से बचाव किया। फिर भी वार के जोर से वह दूर जा गिरा, जिससे बेचारा छोटा रोबोट बहुत घबरा गया। राक्षस ने उस धातु की आकृति की ओर ध्यान दिया और उस युवक पर विश्वास कर लिया। उसका सफाया हो चुका था, लेकिन वह हमारे नायक की आवाज एक बार फिर सुनकर हैरान रह गया। हालांकि वह बुरी तरह घायल है, फिर भी वह अपने पैरों पर खड़ा है और लड़ाई जारी रखने को तैयार है। राक्षस को उकसाया जाना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी रणनीति काम करती दिख रही है। वह हमारे लड़के पर फिर से हमला करने लगा, क्योंकि वह अपने दुश्मन को खड़ा देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने वादा किया कि वह उसी दिन उसे मार डालेगा। हमारा नायक राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि वह राक्षस का ध्यान वापस अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा है, जिससे छोटे रोबोट को मौका मिल गया है अपना काम जारी रखने के लिए। लेकिन किनारे से लड़ाई को देखते हुए छोटे रोबोट को एहसास हुआ कि चीजें जटिल होती जा रही हैं। उसे जल्दी से अपने दोस्त की मदद करनी होगी। राक्षस के वार इतने तेज हैं कि तलवार टूटने ही वाली है, और वह बेतहाशा हमला करता है, क्योंकि उसके गुण पूरी तरह से बंद होने के कगार पर हैं। हमारे नायक की सहनशक्ति पहले ही अपनी सीमा पर है, और इस वजह से वह हार सकता है। वह भाग्यशाली है कि सिस्टम उसे बताता रहता है कि हमले कहाँ से होंगे। लेकिन हमारे लड़के का गति चली गई। वह एक बार फिर उस जीव के प्रहार से पूरी तरह हतप्रभ होकर जमीन पर गिर पड़ा। राक्षस उसे कुचलने ही वाला था, लेकिन लड़के का शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। इसके बाद एक जोरदार झटका लगा, लड़के का शरीर एक तरफ फेंका गया, और अब जब जमीन चकनाचूर हो गई है, राक्षस को एहसास हुआ कि वह अपना पैर गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पा रहा है। यह उस छोटे रोबोट की करतूत है जो अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। लेकिन यही वह समय था जब हमारे लड़के को पलटवार करना था। इस बार वह इस हमले में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। राक्षस को एहसास हो गया कि वह जल्द ही अपना असली इक्का खो देगा, लेकिन हमारे नायक को आश्चर्य हुआ कि तलवार ही थी जो काटने से पहले ही जवाब दे गई। राक्षस के हाथ क्रोध से भर गए और उन्होंने एक जोरदार वार किया। अब उसे एहसास हुआ कि भविष्य में उसे किसी और की जरूरत जरूर पड़ेगी। बेचारा छोटा रोबोट इस दृश्य को देखकर निराश हो गया। इस बीच राक्षस अपने पूर्व दुश्मन के शरीर को एक तरफ फेंक देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ जाती है। ऐसा करने के बाद उसे लगता है कि उसकी जीत नजदीक है। वह दावा करता है कि वह जल्द ही इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन जाएगा और कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। छोटा रोबोट अभी भी बेचैन है।
और हमारा नायक पूरी तरह थककर माफी मांगता है। अंततः उसकी जान चली गई, जिससे छोटा रोबोट गहरे शोक में डूब गया। उसने तुरंत एक सिस्टम फंक्शन का उपयोग करके उस जगह की जानकारी में हस्तक्षेप किया। दानव का लॉकडाउन आखिरकार पूरा हो गया, जिससे वह हताश हो गया। लेकिन छोटा रोबोट खेल खेलना बंद कर चुका था और उसने उस प्राणी को तुरंत चुप रहने के लिए कहा। अपनी पूरी दुनिया को अपने अधीन कर रहा है। दानव अब बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी आवाज बंद कर दी गई है। छोटा रोबोट जो हुआ उसे बदलने के लिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उसके सभी मानव साथियों की जानकारी काट दी जा रही है। उसे तेज होना जरूरी है। दुर्भाग्य से उसकी याददाश्त से जुड़ी एक कड़ी भी टूट रही है। लेकिन छोटा रोबोट ऐसा नहीं होने देगा। जब तक वह काम पर है तब तक नहीं, वह अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने उस कड़ी को अपने शरीर में मिला लिया है। यह जरूरी है। लड़के की जान बचाओ। वह ऐसा तब भी करेगा जब उसे फिर कभी उसकी याद ना आए। दानव उस जगह के बीच में उठने की कोशिश करता है, यह देखकर कि उसका शरीर भारी मात्रा में डेटा से घिरा हुआ है। और यही बात उस छोटे रोबोट के शरीर के साथ भी हुई। सभी को आश्चर्य होता है कि एक महान विलय हो रहा है। हमारे नायक को ठीक से पता नहीं है कि वो उस आयाम में कितने समय तक रहा था। उसे बस इतना याद है कि उसका जीवन समाप्त हो गया था, मानो मृत्यु वास्तविक ही न हो। अब वह उन सभी यादों पर विचार कर रहा है। बचपन में उस छोटे रोबोट के साथ उसका जीवन, वह बस यह जानना चाहता था कि उसके दोस्त का क्या हुआ और क्या वह सचमुच उस राक्षस को हरा पाया। अगर उसका स्तर ऊंचा होता या तलवार टूटी न होती तो शायद चीजें अलग होती। हमारे नायक को लगता है जैसे भाग्य उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तभी अपनी आंखों से उसे एक खास स्मृति का टुकड़ा दिखाई दिया। इसलिए उसने यह देखने के लिए उसके पास जाने का फैसला किया कि वह क्या है। जैसे ही उसने उस टुकड़े को छुआ, एक तेज रोशनी प्रकट हुई। हमारे नायक को ले जाया गया बाहरी दुनिया। यही वह शहर है जहां वह 10 साल पहले पला बढ़ा था। कुछ लड़के चौक में दौड़ रहे हैं, जाहिर है उन गुंडों के पास जो दूसरे बच्चों से पैसे चुराना पसंद करते हैं। अगर वह बच्चा डूब गया तो वे निश्चित रूप से गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। हमारा नायक ऊपर से सब कुछ गौर से देखता है। उस समय उसे भी अपनी रक्षा करना नहीं आता था, इसलिए जिंदगी थोड़ी ज्यादा जटिल थी। कि डूबता हुआ बच्चा वही है। कुछ बिल्कुल बेकार वयस्क समझ नहीं पाते कि क्या करें और बिना कुछ सोचे समझे बस देखते रहते हैं। कुछ भी कर रहे हैं। अगर वे उस झील में प्रवेश करते हैं तो मशीनें उसे अंदर खींच सकती हैं। हमारा नायक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि वह सिर्फ एक होलोग्राम है, इसलिए वह पदार्थ से होकर गुजर जाता है। अंततः उसे समझ आता है कि वह इन यादों में किसी भी चीज को छू नहीं सकता। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसकी मदद के लिए आ रही है। छोटे रोबोट ने पानी में उतरने का फैसला किया और वह तेजी से हमारे लड़के की ओर तैरता हुआ चला गया। जब तक उस छोटे रोबोट में बिजली थी, वह अपने दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देता। हमारा नायक, उसे एहसास हुआ कि वह अपने दोस्त के विचार सुन रहा था। कुछ ही झटकों के बाद एक छोटा रोबोट उस छोटे लड़के तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो पहले से ही खतरनाक रूप से डूब रहा था। चिंतित छोटे रोबोट को लगा कि उसका दोस्त अपनी जान गंवाने वाला है, इसलिए बहुत कम समय बचा था। इसलिए उसने अपने माता पिता से माफी मांगी, क्योंकि वह जो करने वाला था वह बहुत जोखिम भरा था। सार्वभौमिक विश्लेषण का उपयोग करके वह लड़के के शरीर की पहचान करने में कामयाब रहा। हमारे नायक को एहसास हुआ कि यह वही क्षमता थी जिसका इस्तेमाल उसने राक्षस से लड़ाई में किया था। सृजन क्षमता का उपयोग करते हुए उसने झरने के पुर्जों के बीच एक बड़ी लोहे की बीम लगाकर उसे काम करने से रोक दिया। इससे उसका सिस्टम ध्वस्त हो गया, जिससे छोटे रोबोट को आज़ादी से तैरने का मौका मिल गया। पानी में उसने अपने वियोजन कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे लड़के के शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बन गया, जो अब सुरक्षित था। सतह पर वापस आकर छोटे रोबोट ने पूछा कि क्या आसपास कोई उपयोगी कार्यशील वयस्क है, क्योंकि लड़के को प्राथमिक उपचार की जरूरत थी। तुरंत बेकार लोग छोटे की मदद के लिए इकट्ठा हो गए। रोबोट, सौभाग्य से बच्चा अभी भी सांस ले रहा था और उसके महत्वपूर्ण संकेत सामान्य लग रहे थे। हमारे नायक को याद है कि उस दिन उसे थोड़ा विचलित महसूस हुआ था, लेकिन उसने अपना ताबीज कभी नहीं छोड़ा। वो उसे हर हाल में अपने साथ रखता है, ये जिंदगी चाहे उसे कहीं भी ले जाए।
कुछ चीजें अपूर्णीय होती हैं और हमारे लड़के को उन यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने के लिए बहुत आभार महसूस हुआ। तभी छोटे रोबोट ने पूछा कि क्या वह अब यहाँ से जा रहा है। हमारे नायक ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वह पूछा कि क्या छोटा रोबोट उसे देख पा रहा है और छोटे रोबोट ने जवाब दिया कि हाँ, वह देख सकता है, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। चूंकि इतना कुछ हो चुका था, इसलिए वे कभी अलविदा नहीं कह पाए और यह उसके लिए आखिरी मौका था कि वह उसे सब कुछ बता सके जो हुआ था। हमारे नायक ने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लगभग मर ही गया था, इसलिए वह अपने दोस्त को आखिरी बार सुनना चाहता था। लड़के को देखकर छोटा रोबोट जानना चाहता था कि क्या उसे पता है कि उसके माता पिता के साथ क्या हुआ था। उसे बस इतना पता था कि वे दोनों उस समय चल बसे थे जब वह बहुत छोटा था। तभी छोटे रोबोट ने बताया कि लड़के के माता पिता ही उस सृजन प्रणाली और उन प्रणालियों के निर्माता थे जिनका उपयोग छोटा रोबोट करता है। सृजन अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। छोटे रोबोट के हाथों में एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब उसे लड़के के भविष्य की एक झलक मिली तो आशा की किरण जगी और छोटे रोबोट को आखिरकार अपना उद्देश्य समझ में आ गया। उसने अपने मन की जानकारी हमारे नायक के साथ साझा की। अंदर थे उसकी मेमोरी बैकअप को अनलॉक करने के तरीके। सही समय पर ये तरीके लड़के के लिए उपयोगी होंगे, लेकिन सृजन की शक्ति का उपयोग करते समय उसे सावधान रहना होगा। हमारे नायक को एहसास हुआ कि यह बातचीत विदाई जैसी लग रही है और वह बहुत चिंतित होने लगा। आखिरकार विलय पूरा हो गया, जिससे हमारे नायक को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटा रोबोट इस बात से खुश था। उसने लड़के से कहा कि चिंता न करे, क्योंकि सिस्टम उसे वापस वही ले जाएगा जहां वह था। लेकिन हमारा नायक इस संभावना को लेकर हताश था कि छोटा रोबोट गायब हो रहा था और अलविदा कहते हुए उसने समझाया कि जब तक वह उसकी यादों में रहेगा, वह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होगा। जैसे ही उसने हमारे लड़के को हाथ हिलाया, सिस्टम ने उसकी आत्मा को किसी दूसरी जगह खींच लिया। आखिरकार जोर जोर से हाँफते हुए वह जाग गया। उठते हुए उसने महसूस किया कि वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। यह एक साहसी व्यक्ति का तंबू था और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारा नायक उस जगह से जिंदा बच निकला था। यहाँ तक कि उसके शरीर में जो बड़ा छेद था वह भी गायब हो गया था। अपनी तरफ देखते हुए उसने अनगिनत सिस्टम देखे स्क्रीन। वे जानना चाहते थे कि क्या लड़का तुरंत आत्मविश्लेषण शुरू करना चाहता है। जो कुछ भी हुआ, उसके आधार पर अब वह एक राक्षसी शरीर में समा गया था और अंततः लड़का अपने सिद्धांत गढ़ने लगा था। उसने एक छोटे रोबोट की आकृति भी देखी। हताश होकर उसने पूछा कि क्या उसका रोबोट दोस्त उसकी आवाज सुन सकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम शुरू हो गया था और हमारे नायक के पास कुछ सुराग नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, लेकिन वह निश्चित रूप से निराश नहीं था। एक बार फिर उसने अपना ध्यान सिस्टम कई कार्य प्रतिबंधित थे, इसलिए उसे सार्वभौमिक विश्लेषण शुरू करना पड़ा। इस स्थिति का सामना करते हुए हमारे लड़के ने अपनी क्षमताओं की सीमा का परीक्षण करने के लिए सहमत होने का फैसला किया। तुरंत एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया जिसमें वह था और पूरे क्षेत्र के डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाने लगा। हर एक विवरण हमारे लड़के के लिए यह वाकई अविश्वसनीय था। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं किया था और मानो यह पर्याप्त नहीं था। ऐसा करने से उसे अनुभव अंक मिले, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो असमर्थ था। स्तर बढ़ाने के लिए यह वाकई प्रभावशाली था। हमारे नायक के हाथों में अब एक नया जीवन था। अपनी इस क्षमता की बदौलत वह किसी और के आने का आभास कर सकता था। इससे उसकी इंद्रियां सतर्क हो गई। वह अपने दोस्त के आने से हैरान था, जो काल कोठरी में उसके साथ था। एक जाने पहचाने चेहरे की उपस्थिति ने उसे काफी उत्साहित कर दिया। काफी उलझन में हमारा नायक देख सकता था कि सिस्टम उसके सहयोगियों का गहराई से विश्लेषण करने में सक्षम था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ढाल वाले लड़के ने पूछा कि क्या हमारा नायक ठीक है। उठते हुए हमारा युवक जानना चाहता था कि क्या उसका दोस्त उस जगह पर कुछ असामान्य देख सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिस्टम द्वारा छोड़ी गई जानकारी सिर्फ वही देख सकता था। लेकिन उस युवक के तंबू में आने का एक कारण था। उसके पास हमारे नायक को देने के लिए कुछ था। वह ताबीज था जो वह हमेशा अपने गले में पहनता था। दुर्भाग्य से जब उन्हें वह मिला तो वह टूटा हुआ था। अफसोस की बात है
कि उस युवक ने स्वीकार किया कि वह हमारे नायक के लिए कितना महत्वपूर्ण था और कहा कि वह उसे ठीक करना चाहता था, लेकिन वह बहुत अनाड़ी था, बहुत आभारी। हमारे घने बालों वाले लड़के ने उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। यह ताबीज हमेशा उसके पास था और आगे बढ़ने पर भी यह उसके साथ रहेगा। हमारे नायक के मूड ने उसके दोस्त को काफी राहत दी। तब कप्तान को यह बताने का समय आ गया था कि वह आखिरकार जाग गया है। पुष्टि करने के लिए बहुत सी जानकारी थी, लेकिन हमारा लड़का प्रेरित था। तभी आपको तंबू में कुछ और दिखाई दिया, कछुए जैसी एक छोटी सी नक्काशी। लेकिन यह जानकारी गलत थी, क्योंकि सिस्टम ने बताया था कि यह एक राइफल है। हमारे लड़के ने स्पष्ट रूप से सिस्टम को ठीक कर दिया था, जिससे आदेश स्वीकार कर लिया। यह वाकई प्रभावशाली था। हमारे लड़के ने दूसरे लोगों को बातें करते सुना। वे खोजबीन जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई जादुई क्रिस्टल नहीं मिले थे। जैसे ही वह तंबू से बाहर निकला, उसके साथियों ने उसे पुकारा। वह कप्तान की ओर बढ़ा। लोग हैरान थे कि वह बच गया। हमारे नायक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह ठीक हो गया है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, जिससे सभी बहुत खुश हुए। लेकिन अपने साथियों को देखकर वह बता सकता था कि वे किसी कठिन दौर से गुजरे हैं। वे सभी पर उन्हीं खतरनाक पक्षियों ने हमला किया और उन्हें बचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चूंकि वे बिखरे हुए थे, इसलिए वे अपने साथियों का पता नहीं लगा पाए और लगातार हमलों का सामना कर रहे थे, जब तक कि उन्होंने एक भयानक दहाड़ नहीं सुनी, जिससे सभी पक्षी डर गए। उस शोर ने उन्हें इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्होंने हमारे लड़के को बेहोश पाया। हमारा नायक जानता था कि जो साथी नष्ट हो गए थे, बुल कट और वे घटिया एक्स्ट्रा राक्षस के हाथों पराजित हो गए थे। कप्तान जानना चाहता था कि हमारे नायक ने क्या देखा था, इसलिए उसने वादा किया कि वह उसे सब कुछ बता देगा। बाकी लोग यह जानकर हैरान रह गए कि वह बड़ा जादुई क्रिस्टल एक राक्षस में बदल गया था। इसके अलावा वह बेहद शक्तिशाली था। उनमें से किसी के पास उस जीव के सामने कोई मौका नहीं था। हमारा नायक बच गया क्योंकि उसने क्रिस्टल को छूने की कोशिश नहीं की। बाकी साथी अब हैरान थे कि बुलकट ने सिर्फ पैसे हड़पने के लिए हमारे लड़के की जान लेने की कोशिश की थी। इस बीच कप्तान उस राक्षस की ताकत पर विचार कर रहा था, जिसने उन साहसी लोगों को वश में कर लिया था इतनी आसानी से। चूंकि हमारा नायक अपनी चोटों के कारण बेहोश हो चुका था, इसलिए उसे नहीं पता था कि आगे क्या हुआ। सच तो यह था कि वह यह नहीं बताना चाहता था कि उस छोटे रोबोट ने क्या किया। सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने घोषणा की कि वे शहर लौट जाएंगे, क्योंकि राक्षस फिर से प्रकट हो सकता है। तभी हमारे नायक के दोस्त, जिसका चीनी नाम बेहद पेचीदा है, ने उसे सामान पैक करने के लिए बुलाया। अब से वह प्लेबॉय बनने वाला था। तभी हमारे नायक को यह ख्याल आया, कुछ बेहद जरूरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज कौन सा दिन है, और उसने बेचैनी से प्लेबॉय से पूछा। उंगलियों पर गिनते हुए उसने बताया कि हमारा लड़का 3 दिन से बेहोश है और अब 15 सितंबर है। तभी हमारे लड़के को याद आया कि किराया देने का आखिरी दिन है। हताश होकर वह भागने लगा, जिससे प्लेबॉय बहुत घबरा गया। हमारा नायक सीधे अपनी कैप्टन के पास गया। उसने उसे बताया कि वह उनके साथ शहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अपने शहर लौटना है। रात हो गई और वे जंगल में तरह तरह के मलबे को पार करते हुए भागे। हमारा लड़का अपने प्लेबॉय दोस्त के साथ किराया देने जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका पीछा क्यों किया जा रहा है, लेकिन प्लेबॉय को चिंता थी कि वह उस जगह पर अकेला न चला जाए जहां खतरनाक जानवर भरे हुए थे। वह उस युवक के लिहाज से बेहद खुश था। हमारे नायक के पास कुछ खतरनाक क्रिस्टल थे। अगर वह दोपहर तक भुगतान कर देता तो सब ठीक हो जाता। वह बचने की कोशिश में बेतहाशा भागता रहा, जानवरों से बचकर अपने परिवार को बेघर होने से बचाएं। उस जगह के बीच में सिस्टम ने पहचान लिया कि भेड़िए पास में है। उसने तुरंत प्लेबॉय के सामने हाथ बढ़ाया ताकि वह भाग न सके। हमारे नायक की आंखें सभी जीवों को देख सकती थी और अब वे पूरी तरह से घिरे हुए थे। हमारे लड़के के आंकड़े अभी भी पूरी तरह से खराब थे और कई भेड़िए जंगल में थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए तैयार होकर आ रहे थे। हमारे नायक के हिसाब से वहां 20 से ज्यादा राक्षस थे और उसका दोस्त पहले से ही सोच रहे थे कि वे जीत नहीं पाएंगे। इसके अलावा उन सभी प्राणियों के आंकड़े काफी चुनौतीपूर्ण थे। प्लेबॉय ने पूछा कि योजना क्या है, और हमारा नायक जानता था कि अगर वे भागेंगे तो उन्हें थकावट तक पीछा किया जाएगा। दुर्भाग्य से उन्हें तब तक लड़ना होगा जब तक एक भी प्राणी न बचे। प्लेबॉय के लिए रणनीति का यह चुनाव राहत देने वाला था, क्योंकि उसे राक्षसों को पीटने में मजा आता है
अपनी ढाल से वह आसानी से उनके दांत और पंजे तोड़ने लगा। इन गुस्सैल प्राणियों को सबक सिखाने का समय आ गया था। धन्यवाद। उसके राक्षसी शरीर के लिए हमारे लड़के की ताकत विनाशकारी थी। उसकी तलवार भले ही टूट गई हो, लेकिन उसे मिले संवर्धन की बदौलत वह पूरी तरह से अजेय है। हमारा नायक बड़ी आसानी से पहले भेड़िए का सफाया कर देता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसने यह एक ही बार में कर दिया। उत्साहित होकर उसने प्लेबॉय को बताया कि वह स्तर ऊपर करने में कामयाब रहा, और वह हैरान था क्योंकि वह जानता था कि हमारे लड़के का शरीर टूटा हुआ है। अब वह इस दुनिया में और भी ताकतवर जीवों का सामना कर सकता है। जब जागृत लोग स्तर ऊपर करते हैं तो वे गुण आनुपातिक रूप से प्राप्त होते हैं। इसके बजाय उन्हें 12 अंक मिलते हैं, जिन्हें किसी भी संभावित गुण में आवंटित किया जा सकता है। अपने राक्षसी शरीर की बदौलत हमारा लड़का अपने नए कौशल और गुणों को एक साथ मिला रहा है। हर बार जब उसका स्तर बढ़ता है तो उसे 120 गुण अंक मिलते हैं, जो व्यक्ति स्तर नहीं बढ़ा पाता। उसके लिए यह एक बहुत ही लाभदायक स्थिति है। जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारा नायक मित्र और अधिक चिंतित होता जा रहा है। और वास्तव में हमारे लड़के को भी यह बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि इन जीवों में कम से कम एक हाई स्कूल की शिक्षा वे रणनीति बना सकते हैं और बारी बारी से हमला कर रहे हैं। ऐसा उनके शिकार को कमजोर करने के इरादे से किया जा रहा है। एक पहाड़ की चोटी पर झुंड का नेता चीखने लगा। हमारे नायक को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने उस भयानक जीव को देखा और उसे बहुत डर लगा, यहाँ तक कि सिस्टम ने भी चेतावनी दी थी कि यह लक्ष्य थोड़ा खतरनाक हो सकता है। हताश होकर उसने प्लेग को भागने को कहा क्योंकि बॉस आ गया था। विशाल सफेद भेड़िया मैदान में कूद पड़ा। जमीन पर उसके पंजों का प्रभाव बस विनाशकारी। हमारा नायक पीछे हट जाता है और बाकी भेड़िए अल्फा भेड़िए की उपस्थिति के आगे झुक जाते हैं। भेड़िया राजा खेल को और भी रोचक बनाने के लिए यहाँ है। बॉस जीव अत्यधिक उच्च गुणों और तात्विक कौशल में निपुण म्यूटेंट होते हैं। हमारा नायक समझ नहीं पा रहा है कि वह बार बार खतरनाक जीवों से कैसे टकरा रहा है, और अब अधीनस्थ भेड़ियों ने भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। अगर वे भागने की कोशिश करेंगे तो वह विशाल सफेद भेड़िया उनका पीछा जरूर करेगा। हमारे लड़के का एकमात्र उपाय है अपना गुण पैनल खोलने के लिए उसे अपनी ताकत और गति बढ़ानी होगी, और अब वह यही करने वाला है। उसने बहादुरी से प्लेबॉय से कहा कि वह बॉस प्राणी का ध्यान रखेगा, इसलिए मिनियंस को संभालना उसका काम होगा। हमारा नायक आगे बढ़ता है, यह दावा करते हुए कि वह अपने शिकार को बस थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। भेड़िया उसे आते हुए देखता है। उसे बुरा लगता है कि इतना कमजोर कोई उससे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसलिए उसने हमारे लड़के को उसकी पूरी हिंसा दिखाने का फैसला किया। सिस्टम का शुक्रिया। जानकारी मिलते ही हमारे नायक को एहसास हुआ कि उसे काटा जाने वाला है, तो अब उसके पास उस जीव को आश्चर्यचकित करने का मौका है। वह हमले से बचकर उसके पेट के नीचे सरक गया, जिससे उसे एक बेहद संवेदनशील जगह पर वार करने का मौका मिला। भेड़िए का पूरा शरीर अब बिजली से लिपटा हुआ है। खुले मैदान के बीचों बीच रोशनी की एक तेज चमक फूट पड़ी। यह इतनी तेज थी कि देखने वाला कोई भी अंधा हो सकता था। हमारे नायक के पास उसे रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ एक सिस्टम है, और एक बात पक्की है, खतरा नजदीक आ रहा है। भेड़िए के वार मैदान को और भी साफ कर रहा है। कोई भी पेड़ उस बल का सामना नहीं कर सकता, और उनमें से कई जमीन पर गिर गए। हमारा नायक बाल बाल बच गया। जो एक घातक प्रहार हो सकता था, वह हमला तात्विक शक्ति से ओतप्रोत था। वह अभी तक इससे बचाव नहीं कर सकता। यह सारी ऊर्जा बॉस भेड़िए के शरीर पर छा रही है, क्योंकि वह फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा है। इस तात्विक वृद्धि के कारण हमारे नायक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समस्या यह है कि उसके हाथ में एक टूटी हुई तलवार है। यह याद करते हुए कि सिस्टम उसके पक्ष में है, वह उस तकनीक का सिर्फ विश्लेषण करने के बजाय उसे सीखने की संभावना पर विचार किया। कम से कम कछुए की आकृति के साथ तो उसने यही किया। अब उसकी परिकल्पना को परखने का समय आ गया है। इसलिए उन्होंने सिस्टम से पूछा कि क्या वह वास्तविक समय में तकनीक सीख सकता है। आदेश तुरंत प्राप्त हुआ और भेड़िए की चांदी जैसी रोशनी के तत्व अवशोषित हो गए। हमारे नायक का दोस्त हताश होकर लड़ाई देख रहा है, क्योंकि बड़ा भेड़िया फिर से अपना जादू चलाने वाला है। लेकिन अब हमारा नायक इसे समझ जाता है। पूरी तरह से समाशोधन के भीतर हमलों की एक विशाल बाधा खुल जाती है। हमारा नायक ध्यान से देखता है
कि क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने एक बड़ी ढाल प्रकट हुई। यह वही प्लेबॉय था जो लड़ाई में शामिल हुआ था। उसे राहत मिली कि वे अभी भी जीवित हैं, लेकिन वे उस जीव की ताकत को कम नहीं आंक सकते। इन कुछ सेकंडों की बदौलत हमारा नायक तकनीक सीख पाया। मजेदार है ना? एक सफेद बालों वाला लड़का बिजली की तकनीक सीख रहा है। मुझे आश्चर्य है कि उसने यह किससे सीखा, है ना? प्लेबॉय ने हताश होकर चेतावनी दी कि उसकी ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। यह नुकसान बिल्कुल बेतुका है। अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो दोनों का यही अंत निश्चित है। चूंकि भेड़िया उन्हें अपना शिकार बनाने पर तुला हुआ है, इसलिए हमारा नायक अपने गुस्से के चरम पर पहुंच गया। वह अपने दोस्त को इस निराशाजनक लड़ाई में जूझते नहीं रहने देगा और अपने हाथों में बिजली दिखाते हुए उसने चेतावनी दी कि इस लड़ाई में वे निर्दोष हैं। अब जिंदा शहर लौटने का समय आ गया है। हमारा लड़का बहुत ताकतवर है और बहुत तेजी से इस दुनिया में जानवरों और जागृत प्राणियों में एक और समानता यह है कि अगर तत्वों में अनुकूलता हो तो वे दिलचस्प क्षमताएं विकसित कर सकते हैं। 5 तत्व हैं: तारा, विद्युत, केंद्र, बादल और पुष्प। प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। अधिक स्थिर क्षमताएं प्राप्त करने के लिए मनुष्यों ने गहन शोध किया, लेकिन कई प्रयोगों के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। सिस्टम की क्षमता के कारण हमारा लड़का महान भेड़िए के कौशल की नकल कर रहा है और पीछे मुड़कर देखने पर प्लेबॉय देख सकता था कि हमारा नायक भी यही तकनीक दोहरा रहा था। यह वाकई प्रभावशाली है कि उसने इसे इतने महत्वपूर्ण क्षण में सीखा। हमारे नायक ने कहा कि यह भाग्य था। उसके आसपास के तत्व इस रचना के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं। हालांकि उसने यह तकनीक सीख ली थी, फिर भी उसके और भेड़िए के बीच का गुण भेद बेतुका है और प्लेबॉय की ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कुछ ही सेकंड में भेड़िए के हमले से अवरोध पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हमारा नायक अपने दोस्त की मदद के लिए दौड़ा, जो बुरी तरह घायल हो गया था। वह खांस रहा है, उसकी छाती दर्द से कराह रही है। उस हमले की वजह से उसके आंकड़े 60% कम हो गए, जिससे हमारा नायक बहुत चिंतित है और उनके सामने एक गुस्साल भेड़िया खड़ा है, लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार। अपनी नई तलवार के साथ हमारे भूरे बालों वाले लड़के ने वादा किया कि वह इस लड़ाई को खत्म कर देगा। भेड़िए के वार उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम की मदद से वह हमले की दिशा देख सकता है। इससे बचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारा लड़का उन हर वार का सही रास्ता जानता है और अब वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद की रक्षा के लिए कर रहा है, जिससे वह और उसका दोस्त हार से बच रहे हैं। दूसरी ओर भेड़िया अभी भी काफी गुस्से में है। वह जमीन पर वार करके उसने जानबूझकर धूल उड़ाई ताकि उसके दुश्मन की नजर न पड़े। फिर भी सिस्टम उसे आने वाले हमलों की सूचना दे रहा है। हमारे लड़के ने फुर्ती से काम लिया और अपनी जगह से हट गया। वह हवा में 2 वारों से बचने में कामयाब रहा। हालांकि वह एक नया बाल कटवाने के बहुत करीब पहुंच गया था। जमीन पर गिरने के बाद वह अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करे। अब समय आ गया है कि वह उस जीव पर हमला करे। वह भेड़िए के चेहरे पर वार करने में कामयाब हो जाता है। फिर भी जीव गुस्से में रहता है। लड़ाई देखकर प्लेबॉय को यकीन ही नहीं होता कि हमारा नायक इतना शक्तिशाली हो गया है। इतने शक्तिशाली जीव के सामने वह लगभग निश्चिंत रहता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि तात्विक कौशल की ऊर्जा खपत वाकई बहुत ज्यादा है और उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने की उसकी क्षमता भेड़ियों जितनी अच्छी नहीं है। जितना ज्यादा समय लगेगा, लड़ाई जितनी लंबी होती जाती है, उतनी ही जटिल होती जाती है। हमारे नायक को एहसास हुआ कि उसे अपना आखिरी विकल्प चुनना होगा। कई तत्व बड़े भेड़िए के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं और सिस्टम ने लड़के को सतर्क रहने को कहा है। यह निश्चित रूप से अब लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कोई और विकल्प नहीं है। राक्षसी शक्ति आखिरकार सक्रिय हो गई है और नरक हमारे लड़के पर ध्यान दे रहा है। कई सिस्टम चेतावनियां उसे सूचित कर रही हैं कि नरक उसके कार्यों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है और अब हमारा नायक एक ऐसी स्थिति में है। क्रोध उसकी शक्ति बेतहाशा बढ़ जाती है और तत्वों पर उसका नियंत्रण अद्भुत होता है। ऐसे में भेड़िया कुछ नहीं कर सकता। वह हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा नायक कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके ब्लेड का वार भेड़िए के हमले को पूरी तरह से परास्त कर देता है। यह एहसास होते ही भेड़िया समझ गया कि उसे जल्द ही ताबूत में डाल दिया जाएगा। अगले ही पल भेड़िए का सिर धड़ से अलग हो गया और एक ही वार में लड़ाई खत्म हो गई। हमारे नायक का ब्लेड पहाड़ों को चीरने में सक्षम था। उस एक वार के बाद, प्रहार के बाद, उसकी शक्ति सामान्य हो गई।
प्लेबॉय या सब किनारे से देख रहा था और पूरी तरह से अवाक था। वह हमारे लड़के के शरीर के चारों ओर फैली रहस्यमयी ऊर्जा को ध्यान से देख रहा था। सिस्टम बता रहा था कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है और राक्षसी शक्ति को जबरन हटा दिया गया है। हमारे लड़के को इतनी तीव्र शक्ति मिलने की उम्मीद नहीं थी। अगर सिस्टम न होता तो वह नियंत्रण खो देता। उसे यह भी बताया गया कि नरक इस प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न है और उसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हमारा लड़का भविष्य में उस शक्ति का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी योजना नहीं बना रहा है। तभी वह प्लेबॉय उसके पास आया, चेहरे पर मुस्कान लिए। उस युवक ने कहा कि सब ठीक है, उसने बस अपनी तात्विक शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और अब थोड़ा थक गया है। घड़ी देखते हुए उसे एहसास हुआ कि लगभग 11 बज चुके हैं और अभी बहुत दूर जाना है। दुर्भाग्य से उस जीव से सामग्री इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसे वहीं छोड़ना होगा। लेकिन उसके दोस्त ने कहा वह वहीं रुकेगा और सब कुछ इकट्ठा करेगा। आखिर उन्हें एक दूसरे की मदद तो करनी ही थी। ऐसे जीव में ढेरों खजाने होते हैं, इसलिए शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता था। सच तो यह है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा नायक इतना ताकतवर होगा। वह अकेले ही आगे बढ़ सकता था, उसे किसी मदद की जरूरत नहीं थी। हमारा नायक अपने दोस्त के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन उस प्लेबॉय ने कहा कि वह मुफ्त में काम नहीं कर रहा है। उसने यह भी सुना था कि भेड़िए का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसने उसे जल्दी से शहर में अपना काम निपटाने के लिए कहा। आखिरकार वह उस पर ध्यान केंद्रित कर सका। सबसे जरूरी बात यही थी, जल्द ही वह शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। कोई गुस्से से किराया मांग रहा था। एक छोटी लड़की ने समझाया कि उसका भाई जल्द ही वापस आ जाएगा और जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस बदतमीज आदमी ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर वे पैसे नहीं देंगे तो उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। उनके पास जो जादुई यंत्र था वह बहुत मुश्किल से मिलता था, फिर भी वे किराया देने में देर कर रहे थे। उस आदमी ने यह भी कहा कि लड़की का भाई शायद मर चुका है और कभी वापस नहीं आएगा, जिससे वह और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। यह सुनकर उसने उस बदमाश के पैर पर रौंद दो, उसके लिए अच्छा है। एक चीज थी जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसके भाई का उसके सामने अपमान होना। गुस्से से आग बबूला होकर वह आदमी उसे सबक सिखाने को तैयार था, लेकिन उसी समय कुछ और लोग आ पहुंचे। आखिरकार समय सीमा पूरी हो गई थी। उन सबको बेदखल करने का समय आ गया था। हर कोई ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, या तो वे किराया चुकाएं या शहर से बाहर निकाल दिए जाएं। और अब इन लोगों के लिए अपना फैसला लेने का समय आ गया था। बेचारी बच्ची उन सब की मौजूदगी से बहुत डरी हुई थी। दोस्तों, और कमरे के पीछे वाला बूढ़ा आदमी शांति से शराब पीता रहा। उसने बताया कि उसकी गहरी नींद टूट गई है और अब उसके घर में शोरगुल वाले लोग आ गए हैं। छोटी लड़की ने आखिरकार देखा कि बूढ़ा आदमी जाग गया है और अब खुश है। उठते ही बूढ़े आदमी को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, इसलिए वह उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला और बटन दबाया। कमरे में रखा उपकरण काम करने लगा। पूरा फर्श हिलने लगा, जिससे गुंडे घबरा गए। घबराहट उपकरण की हलचल से सभी डर गए। यह एक विशालकाय रोबोट जैसा था। निर्माण को करीब से देखने पर उस गंजे बेवकूफ को एहसास हुआ कि वह बेवजह डर गया था। अब जब इस दुनिया में जिंदगी पूरी तरह बदल गई है, तो यह बेतुका है कि कोई अब भी रोबोट बनाने के बारे में सोचेगा। अगर वह चीज हिलती नहीं है तो वह बस कबाड़ का ढेर है। इसलिए गुंडों के नेता ने उस वस्तु को लेने का फैसला किया। रोबोट का खोल बहुत शक्तिशाली और टिकाऊ है। दुर्भाग्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता चली गई है, लेकिन सामग्री का अभी भी मूल्य है। अब जब वस्तु का मूल्य पहचान लिया गया तो बूढ़े को राहत मिली। अब इन मूर्खों को इसकी कीमत समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी बच्ची हताश हो गई, क्योंकि यही उसके दादाजी का जीवन भर का काम था। लेकिन उन्होंने उसे दिलासा देते हुए कहा कि कुछ चीजें ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण होती हैं। फिर भी वह गुस्से में थी। अगर उसके पास कोई हथियार होता तो वह दुनिया में आग लगा देती। गुंडों के सरदार ने बूढ़े से कहा कि वह एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहा है। वह चीज काफी नहीं होगी। किराए के लिए ए रोबोट की सामग्री अभी भी उपयोगी है, लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पहले ही निकाले जा चुके हैं। और चूंकि यह नया पास हुआ था, इसलिए वह अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था। जुर्माना अब किराए का 10 गुना था, जो एक बेतुकी रकम थी। और रोबोट की कीमत काटने के बाद भी उस पर 20 जादुई क्रिस्टल बकाया थे। बूढ़ा आदमी इस धमकी से सहमत नहीं था।
इसलिए ठग ने थोड़ा और समझाने का फैसला किया। उसने उसे बताया कि बाकी पैसे चुकाने के लिए उसके पास 1 दिन है, वरना वह बेघर हो जाएगा। अपने हाथ से पैंग मिंग ने सभी को सामान ले जाने का आदेश दिया। फिर पुरुषों का समूह एक बड़ी मशीन के मोटे तारों को खींचने लगता है। वे रोबोट के पूरे ढांचे से तारों को अलग करते रहते हैं। दूर से बूढ़ा आदमी देखता है और अपने दोस्त से कोई और विकल्प न होने के लिए माफी मांगता है। उनमें से एक आदमी कड़ी मेहनत की शिकायत करता है और कुछ पुर्जे बेचने का फैसला करता है, लेकिन सियोक्सियो उसे रोक देती है और कहती है कि रुको, क्योंकि यह सौदे का हिस्सा नहीं था। वह आदमी उसे जोर से धक्का देता है और कहता है कि वह जो चाहे ले लेगा। वह चाहता है और उसे इससे दूर रहने के लिए कह रहा है। टक्कर से लड़की जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच एक और अंगूठा बताता है कि यह आखिरी स्टील केबल है और केबल आखिरकार टूट जाती है। उन्हें एहसास होता है कि रोबोट लड़की के ठीक ऊपर गिरने वाला है। बूढ़ा आदमी उसका नाम चिल्लाता है। वो ऊपर देखती है। कोई तेज गति से उसकी ओर दौड़ता है। तभी भारी मशीन जमीन से टकरा जाती है। इलूवी धूल से उस लड़की को पकड़े हुए निकलता है, जो उसे भाई कहती है। वह देर से आने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उसकी चोट में दर्द हो रहा है, लेकिन लड़की जवाब देती है कि ऐसा नहीं है और अपने घर की सुरक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगती है। वह उसे बुरा न मानने के लिए कहता है, उसे विश्वास दिलाता है कि उसने बहुत अच्छा किया और वह उसे छोड़ सकती है। दूर से जकी कहता है कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं। पैंग मिंग उस युवक से भिड़ जाता है और उससे अपने परिवार का कर्ज चुकाने और जादुई क्रिस्टल सौंपने की मांग करता है। वह उन आदमियों के समूह को घूरता है। उनमें से एक पूछता है कि वह क्या देख रहा है। उसकी निगाहों से डरकर युवक लड़की को पीछे हटने के लिए कहता है और वह उसे सावधान रहने को कहता है। फिर वह अपने सामने खड़े आदमियों पर अपना सार्वभौमिक विश्लेषण लागू करता है। विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें से ज्यादातर तो बस नाम मात्र के हैं। युवक एक थैला देते हुए कहता है कि उन्हें जो क्रिस्टल चाहिए वो अंदर है, लेकिन उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वह आदमी थैला छीनने की कोशिश करता है और कहता है कि कचरे को उसकी जगह पता होनी चाहिए। वह मुस्कुराते हुए उसे घूरता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक घुटना पड़ता है। घुटने के वार से उस आदमी का एक दांत टूट जाता है। एक्स लू वाइले हवा में उछलता है और चिल्लाता है कि यह लात। चिबुक्सियों के लिए उसका पैर सीधे उस आदमी के चेहरे से टकराता है। हमलावर गिर जाता है और युवक एकदम सही जगह पर गिरता है। उनमें से एक साथी गुस्सा हो जाता है और उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है और बाकियों को उसे सबक सिखाने का आदेश देता है। लेकिन वह समूह पर हमला करता है, उन्हें चेतावनी देता है कि पहले उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। वह तेजी से उनके बीच जाता है और उन सभी पर एक साथ वार करता है। जैसे ही आखिरी गिरता है, वह अपनी नजर आगे की ओर टिकाए रखता है। पिंग मिंग को आश्चर्य होता है कि एक एफ रैंक वाला आदमी इतना ताकतवर कैसे हो गया। साकिबी शिकायत करते हुए उसे जल्दी से आगे ले जाता है। वे यहाँ पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। वह आदमी लड़के को घमंडी न होने के लिए कहता है और उसे असली ताकत दिखाने का वादा करता है। हालांकि मुक्का उस युवक के पैर से रुक जाता है। फिर उसे लात मारी जाती है और कहा जाता है कि वह उसका घर खराब न करे। लात उसे इमारत से बाहर फेंक देती है। शाकियो चिल्लाती है और अपने भाई को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जाकू सब कुछ दिलचस्पी से देखता है। बाहर पैंग मिंग कूड़े के ढेर में गिर जाता है। वह उठता है और स्वीकार करता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की गति बुरी नहीं है, लेकिन उसकी ताकत दयनीय है। कसम खाकर कहता है कि यही उसका अंत होगा। युवक उसे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न निकालने की सलाह देता है। उसे याद दिलाता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दृढ़ निश्चय के साथ वह घोषणा करता है कि वह आज पुराने और नए सभी हिसाब बराबर कर लेगा। एक फ्लैशबैक में पैंग मिंग और उसके गुर्गे अतीत में लुई को धमकाते हुए दिखाई देते हैं। इस जमीन पर भी लड़के ने पहले ही आजाद होने का दृढ़ संकल्प दिखाया था। वर्तमान में वह एक ऊर्जा तलवार चलाता है। पिंग मिंग उस हथियार का मजाक उड़ाता है, उसे टूटी हुई तलवार कहता है और कहता है कि उसकी सबसे मजबूत चाल एक मजाक है। ते लड़ाई देखता है, अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए हुए चिंतित। शिलोक्सियो चिल्लाती है कि अगर उसका भाई उसे हरा नहीं पाता तो वे अभी भी बच सकते हैं। अपने कवच को सक्रिय रखते हुए पैंग मिंग दावा करता है कि उसका बचाव बेहतरीन है और अपने प्रतिद्वंद्वी को असली दर्द का एहसास कराने का वादा करता है। युवक जवाब देता है
कि पास से लड़ने का उसका कभी इरादा नहीं था, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी क्रोधित हो जाता है। फिर वह अपनी तलवार से दूर से हमला करता है। वार सीधे पैंग मिंग के कवच पर लगता है। वह प्रभाव महसूस करता है और लड़खड़ा जाता है। हमलावर आगे बढ़ता रहता है। हमलों की एक श्रृंखला शुरू करे। लगातार हमले उसे पीछे धकेलते हैं। जैसे ही वह हमला करता है, युवक का सिस्टम दुश्मन के कवच का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वह पुष्टि करता है कि वह जागृत की क्षमताओं की जांच और सीख सकता है। सिस्टम हमले के तत्वों के प्रक्षेप पथ को ट्रैक करने के लिए एक गहन विश्लेषण शुरू करता है। इसके माध्यम से यह परमाणु तत्व तारा मानचित्र पर नया डेटा प्राप्त करता है। प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सिस्टम भारी कोर कवच क्षमता सीख लेता है। पिंग मिंग अपने कवच को निष्क्रिय कर देता है, यह शिकायत करते हुए कि यह बेकार है, और सीधे हमला करने का फैसला करता है। वह आगे बढ़ता है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी सही समय पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। युवक आगे बढ़ता है और विनाशकारी प्रहार के लिए अपने हथियार में तात्विक शक्ति को केंद्रित करता है। उसका दुश्मन उसे आते हुए देखता है, लेकिन एक तेज प्रहार ब्लेड को रोक देता है। जिक तुमी अचानक प्रकट होता है और तलवार पकड़ लेता है और घोषणा करता है कि तमाशा खत्म हो गया है। ऊर्जा ब्लेड उसके नंगे हाथ से रुक जाती है। वह तात्विक क्षति और बिजली की शक्ति पर टिप्पणी करता है, यह पूछते हुए कि लड़के ने ये कौशल कब हासिल किए। वह पैंगमिंग को आदेश देता है, नीचे खड़े हो जाओ, यह कहते हुए कि वह उनके प्रतिद्वंद्वी का कोई मुकाबला नहीं है। युवक मुश्किल से उसकी हरकतों को समझ पा रहा है। उसका विश्लेषण केवल उसके द्वारा देखी गई चीजों के अंशों को ही पकड़ पाता है। जैसे ही वह जी का पूरा स्कैन करने की कोशिश करता है, वह उस आदमी को यह पूछते हुए सुनता है कि क्या वह उसे प्रो बनाने की कोशिश कर रहा है। जी पूछता है कि युवक क्या देख पाया, और उसे पता चलता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी के आंकड़े उसकी क्षमताओं से कहीं परे हैं। दादा योक्सियो को वापस खींच लेते हैं और लू भी समझ जाता है कि उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है। जैसे ही सिस्टम उसे नियंत्रित करने में विफल होता है, उससे एक काली ऊर्जा निकलने लगती है। अस्थिर शक्ति। वह घोषणा करता है कि अगर वे उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें उसकी लाश के ऊपर ऐसा करना होगा। स्यू लड़के की उपस्थिति में आए बदलाव को नोटिस करता है और डर के मारे सिहर उठता है। अचानक कोई चिल्लाकर उस बेवकूफ कुत्ते को वहीं रुकने के लिए कहता है। एक कुत्ता मुंह में एक बड़ा सा क्रिस्टल लिए दौड़ता हुआ आता है। उसके पीछे जियाओ जियाओ आता है, जो उसका तेजी से पीछा करता है और उससे कहता है कि उसने जो चुराया है उसे वापस कर दे। पीछा करते हुए वह चिल्लाता रहता है और वादा करता है कि जब वह उसे पकड़ लेगा तो कुत्ते को पछताना पड़ेगा। आखिरकार जाओ जियाओ उसे क्रिस्टल जानवर के मुंह से फिसलकर जिक हुडी और पैंगमिंग के ठीक सामने गिर जाता है। आदमी जमीन पर पड़ी उस चीज को देखता है। लू वेई और सुयो उसे तुरंत पहचान लेते हैं और जियाओ जियाओ का नाम पुकारते हैं। युवक राहत महसूस करता है कि वह जंगल से बाहर निकल आया, और नवागंतुक बताता है कि अगर कुत्ते ने उसका क्रिस्टल नहीं चुराया होता तो वह यहाँ पहले ही पहुंच जाता। फिर वह इधर उधर देखता है और पाता है कि जादुई क्रिस्टल गायब है, अब जू के हाथों में है। आदमी उसे ऊपर उठाता है और पूछता है कि उन्हें यह कहाँ से मिला। चावाज झाओ समझाता है कि उस स्तर के क्रिस्टल बॉस से आते हैं और पूछता है कि क्या उस आदमी को वह वस्तु वापस नहीं करनी चाहिए। लुई पुष्टि करता है कि क्रिस्टल सिल्वर फैंग वुल्फ किंग नामक एक बॉस का है और बताता है कि किराया देर से एक घात के कारण आया था। सीक को संदेह है कि उन्होंने अकेले ही एक बॉस का शिकार किया था, लेकिन जियो ने खुलासा किया कि लुई ने उसे अकेले ही हरा दिया था। क्रिस्टल को पकड़े हुए जिति स्थिति पर पुनर्विचार करता है। फिर वह युवक की ओर एक स्क्रॉल फेंकता है और उसे बताता है कि उसे जीवित रहने के लिए खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। वह कहता है कि जादुई क्रिस्टल फ्री को ढक लेगा। महीनों का किराया और मुआवजा। पिंग मिंग पूछता है कि क्या वे पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि समूह पीछे हटने लगा है। दादाजी जियाओ झाओ से रोबोट के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्या कहे। लूवी अनुबंध का विश्लेषण करता है और पुष्टि करता है कि सब कुछ ठीक है। सियो अलविदा कहता है, गोरिल्ला को जाने के लिए चिल्लाता है। पिंग मिंग अपमान पर क्रोधित होता है, लेकिन जकी उसकी बात अनसुनी कर देता है। वह आदमी अपने अधीनस्थों के साथ घायलों को लेकर चला जाता है। इस समूह के दूर जाने पर लुई टिप्पणी करता है कि वे सचमुच चले गए थे। शियाओ अपने भाई के पास दौड़ती है, पूछती है जब वह इतना ताकतवर हो गया। वह बस अपना सिर खुजाता है और कहता है
कि शायद यह किस्मत की बात थी। इशियाहो ने ढेर सारी सामग्री और मांस बाहर फेंक दिया, ये समझाते हुए कि ये सामग्री लुई के लिए है, लेकिन मांस उसका है। फिर उसने सबसे कीमती वस्तु दिखाई, चांदी के नुकीले भेड़िए राजा का विशाल नुकीला दांत। लुई के पास वह नुकीला दांत था जो उसके कौशल को निखारने और एक नया हथियार बनाने के लिए एक उत्तम हथियार सामग्री थी। ज़ेकुली से हुई मुठभेड़ ने उसे एहसास दिलाया कि अपनी खतरनाक राक्षसी शक्ति के बिना उसके पास अब भी उसके खिलाफ कोई मौका नहीं है। वह सभी की रक्षा के लिए और मजबूत होते जाने का फैसला करता है। जबकि जियो और जोयाओ उस मांस से बारबेक्यू करने की योजना बनाते हैं, दादाजी पास आते हैं और कहते हैं कि ये बेहतरीन सामग्री है। वह अपना मोनले ठीक करते हैं और कहते हैं कि युवक काफी बदल गया है, यह अनुमान लगाते हुए कि उसने अपनी यात्रा में कई अनुभव देखे हैं। लुई पुष्टि करता है कि बहुत कुछ हुआ है, कुछ तो लगभग अवास्तविक लग रहा है, लेकिन दादाजी उसे यह बताकर चौंका देते हैं कि ऐसा लगता है कि वह लैन बाओ से पहले ही मिल चुका है। फिर वह कहते हैं कि सही समय पर उसे कुछ बातें भी बतानी होती हैं। ग्रिल में कोयला जलाया जाता है, 2 बड़े स्टेक गरम कोयले के ऊपर ग्रिल पर रखे जाते हैं। शेफ की टोपी पहने जियाओ जियाओ घोषणा करता है कि मांस तैयार है। सब इकट्ठा होकर खाना शुरू करते हैं। जियाओ जियाओ उन्हें झगड़ा न करने के लिए कहता है और आश्वस्त करता है कि सबके लिए पर्याप्त भोजन है। सिडोक्सियो मांस का एक टुकड़ा खाती है और कहती है कि यह स्वादिष्ट है, लेकिन उसे जल्द ही नींद आने लगती है। लुई कहता है कि उसने बहुत ज्यादा खा लिया है क्योंकि उसका सिस्टम मांस का विश्लेषण करता है और बताता है कि ज्यादा खाने से उनींदापन होता है। दादाजी कहते हैं कि बहुत समय हो गया है जब उन्होंने इतना मजेदार खाना खाया था और युवक सहमत हो जाता है। वह कहता है कि उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं चखा और कल्पना करता है कि उस जानवर से लड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। वह बताता है कि लड़ाई बहुत जोरदार थी और वह सिर्फ लैंड बाऊ की शक्ति की बदौलत जीता, लेकिन मानता है कि उसे इसका इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। फिर सिस्टम लैंड बाल से जुड़ी सारी जानकारी छिपा देता है, जिससे पहुंच अवरुद्ध हो जाती है। लुई अपने दादाजी से पूछता है कि क्या वह लैंड बाओ के बारे में पहले से ही जानता था और कबूल करता है कि उसे अभी भी इस व्यवस्था का आधा ही समझ है। जियाओ जियाओ को जगाने की कोशिश करते हुए युवक सोचता है कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे और मजबूत होकर सबकी रक्षा करनी चाहिए। वह अपने दादा की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि दुनिया को पहले जैसा बनाया जा सकता है। बूढ़ा उसे शांति से डांटता है, समझाता है कि इतिहास के चक्र इतनी आसानी से नहीं रुकते और सृष्टि ने सब कुछ नष्ट नहीं किया। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो उसे दिलासा देता है, यह कहते हुए कि कम से कम वे अभी भी यहाँ हैं। फिर वह रोबोट की ओर देखता है, उसका पुराना साथी जिसके साथ उसने 20 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया था। एक स्मृति उसे एक साधारण लड़ाकू मशीन के रूप में दिखाती है, जिसने समय और कठिनाई के साथ धीरे धीरे भावनाएं विकसित की। हालांकि सृष्टि ने उसकी चेतना को हटा दिया था, फिर भी उसका मानना कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। दादाजी अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं कि वह किसी न किसी तरह वापस आएगा, क्योंकि यही उसकी नियति है। फिर वह लुई से कहते हैं कि उसका भी अपना भाग्य है और उसे सही राह खोजने के लिए अपने दिल की सुननी होगी। रास्ता युवक का सिस्टम एक भावनात्मक उतार चढ़ाव का पता लगाता है और कारण न समझ पाने के कारण एक नई प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। सिस्टम की जिद उसे याद दिलाती है कि जब वह नई चीजें सीख रहा था तो लैन बाओ कैसा था। फिर वह पूछता है कि क्या लैन बाओ ने दुनिया का कोई टुकड़ा जैसा कुछ पीछे छोड़ा है, लेकिन उसके दादा कहते हैं कि उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इसके तुरंत बाद वह बताता है कि लैन बाओ ने पुराने घर में एक महत्वपूर्ण नोटबुक छोड़ी थी और अब उसके लिए यह जानने का सही समय होगा। वह युवक को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह कहते हुए कि उसे अपने खोजे हुए जवाब मिल जाएंगे। इस सही दिन नजदीक आते ही लुई तय करता है कि उसे अपने माता पिता से भी मिलना चाहिए। इस शहर में रात गुजर जाती है और एक नया दिन शुरू होता है। लुई अपनी कलाइयों पर वजन रखकर कड़ी मेहनत करता है। फिर वह अपनी रोजाना की दौड़ और व्यायाम की दिनचर्या पूरी करता है। स्वचालित विश्लेषण के साथ वह 56 पर पहुंच गया है, लेकिन वह जानता है कि उसकी प्रगति धीमी हो जाएगी। वह तय करता है कि तात्विक शक्ति में निवेश जारी रखना बेहतर है। अपनी कसरत के अंत में वह शहर के बाजार की ओर निकल पड़ता है।
सामान खरीदने के लिए उसे पुराने घर तक लंबी यात्रा के लिए खाने की जरूरत है और वह आंटी एलन द्वारा बनाए गए शोक्सियों के पसंदीदा शहद के केक भी लाना चाहता है। एक विक्रेता उसे पहचानता है और पूछता है कि क्या उसे किसी जानवर से परेशानी हुई है। वह आदमी राक्षसों को भगाने के लिए ताबीज देता है, लेकिन सिस्टम उनकी वास्तविक उपयोगिता पर सवाल उठाता है। अचानक विक्रेता सभी को चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाता है। एक नकाबपोश व्यक्ति भीड़ के बीच से भागता हुआ माफी मांगता है। भागते समय वे लोगों और सामानों को गिराकर भारी हंगामा करते हैं। लुई उसे एहसास होता है कि उस व्यक्ति की गति से पता चलता है कि वह जागा हुआ है। वह देखता है कि आंटी एलन का सामान गिर गया है और कहती है कि वह अपना किराया नहीं दे पाएगी। वह चिल्लाता है कि वह पीछा करने में मदद करेगा और भाग जाता है। नकाबपोश व्यक्ति यह मानकर भागता है कि वे पहले ही सबको खो चुके हैं, लेकिन दूरी जल्दी ही कम हो जाती है और वह उन्हें आंटी का सामान वापस करने का आदेश देता है। चोर मुड़ता है और दावा करता है कि वह भागने में माहिर है। वे पास के एक मछलीघर की ओर एक हुक फेंकते हैं। हुक शामियाना पकड़ता है और युवक को एहसास होता है कि क्या होने वाला है। ढांचा ढह जाता है और रास्ता पूरी तरह से मलबे से भर जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच वह देखता है कि चोर हुक के सहारे पहले ही भाग चुका है। वह सिस्टम को अपने पर्यावरणीय विश्लेषण का दायरा बढ़ाने का आदेश देता है। आसपास की इमारतों का पूरा स्कैन शुरू होता है। विश्लेषण उस क्षेत्र का नक्शा बनाता है और एक नकाबपोश व्यक्ति को छत पर दौड़ते हुए पाता है। चोर खाने का जश्न मनाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चोरी की गई चीजों पर उसके मालिक के निशान हैं। वे ध्यान देते हैं, वे अपनी मंजिल के करीब हैं और उन्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। फिर हुड वाली आकृति एक खास जगह पर छत से उतरने की तैयारी करती है। सिस्टम छत पर लक्ष्य का पता लगा लेता है और वह बताई गई दिशा में दौड़ता है। उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जाती है और उनके बीच सिर्फ 5 मीटर का अंतर रह जाता है। जब भगोड़ा इमारत से कूदता है तो वह पहले से ही नीचे इंतजार कर रहा होता है और घोषणा करता है कि उसने उसे पकड़ लिया है। हवा में मौजूद व्यक्ति सोच रहा है कि वह वहां क्यों है। वह उसे घूरता है और कहता है कि इस बार उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। चोर फिर से उस पर हुक चलाता है, लेकिन हवा में ही एक तेज चाल से वह रुक जाता है। वह रस्सी खींचता है और चिल्लाता है कि अब यह चाल काम नहीं करेगी और कहता है कि वह आंटी एलन से माफी मांगे। खींचने से आकृति अपना संतुलन खो देती है और चोरी की सारी चीजें गिरा देती है। चोर को एहसास होता है कि वह सीधे जमीन से टकराने वाली है। वह उसे अपनी ओर गिरते हुए देखता है। वो उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और लड़की अपनी पहचान बताते हुए पूछती है कि क्या वह पकड़ी गई है। लड़की नीचे गली में गिर गई। वह उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वह पूछती है कि वह कब तक ऐसा करने वाला है। व्यंग्यात्मक लहजे में वह कहती है कि एक आलिंगन उसे नहीं मारेगा और उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे नीचे गिराया था। वह उससे पीड़ित होने का नाटक करने के लिए सवाल करता है। लड़की हार मान लेती है और जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका लबादा पकड़ लेता है और उससे माफी मांगने के लिए कहता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, उसे उसकी गर्दन पर कुछ दिखाई देता है। सिस्टम जानवरों के विष जैसे एक संदिग्ध पदार्थ का पता लगाता है। जब वह अपना बैग वापस लेने की कोशिश करती है तो वह पूछता है कि क्या घाव किसी चीज के कारण हुआ था। जहर वह चेतावनी देता है कि यह विष ऊष्मायन अवधि के बाद खतरनाक हो जाता है और पूछता है कि उसने इलाज क्यों नहीं करवाया। वह जवाब देती है कि उसके पास इसके लिए भुगतान करने लायक कोई जादुई क्रिस्टल नहीं है। वह कहती है कि अगर उसके पास पर्याप्त होते तो उसे जीवित रहने की चिंता नहीं होती। जमीन से रोटी उठाते हुए वह दावा करती है कि वह इलाज तो दूर यह भी नहीं करा सकती। वह बताती है कि उसने एक टीम में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कम आक्रमण क्षमता के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया था। विश्लेषण से पुष्टि होती है कि वह सच कह रही है और कि उसके आंकड़े उसे जीने के लिए चोरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। येक्सी कहती है कि बस एक दिन और जीना ही काफी है। रोते हुए वह कहती है कि उसे कोई उम्मीद नहीं है और कहती है कि अगर वह चाहे तो उसे गिरफ्तार कर ले। वो उसे इलाज के लिए कुछ क्रिस्टल देता है, बस इतना पूछता है कि वह फिर कभी चोरी न करने का वादा करे। दूर से एक आवाज आती है, यह बताते हुए कि वे उसकी मदद करने आए हैं। लोनी वापस बुलाता है कि वह वहां है। लड़की ध्यान भटकाने के लिए जल्दी से भाग निकलती है। वह मुड़ता है और उससे कहता है
कि अगर उसे यही करना है तो बस चली जाए। वह तेज गति से गायब हो जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह खरगोश से भी तेज है। बाजार में वापस आकर विक्रेता को आश्चर्य होता है कि ताबीज उस जगह की ओर क्यों इशारा कर रहा था, जबकि आसपास कोई नहीं है। ओनोल शहद के केक वापस लाने के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि यह जकुली का आखिरी ऑर्डर था। नाम सुनकर उसे एहसास होता है कि जिकी फिर से शामिल है। दूर से लड़की छत से सब कुछ देख रही है, क्रिस्टल पकड़े हुए। वह कहती है कि सीधे सादे लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है और भुगतान तो बस एक अतिरिक्त है। टिप सिस्टम एक प्रभाव को रद्द कर देता है और उसकी स्थिति पैनल को पुनर्स्थापित कर देता है। विश्लेषण से उसकी असली पहचान ब्लैक रेवन के रूप में सामने आती है, जिसे आपने सफलतापूर्वक मार डाला था। अब जहर से पूरी तरह उबर चुकी है। वह सोचती है कि वह उसे कैसे पकड़ पाया, जबकि उसने शहर में सबकी जांच कर ली थी और ऐसी पहचान करने की क्षमता वाला कोई नहीं मिला। अचानक उसे एक रहस्यमयी कॉल आती है और उसे पता चलता है कि यह उसके बॉस का है। दूसरी ओर आवाज ब्लैक रेवन से मिशन की प्रगति की रिपोर्ट मांगती है। वो उसे बताती है कि वह गिल्ड में है, क्षेत्र में, लेकिन अभी भी स्मोगो पावर उपकरणों के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। जासूसी कांच की मदद से वह ZQT को सामान की जांच करते हुए देखती है और कहती है कि वह अभी कुछ नहीं कर सकती। वह पुष्टि करती है कि बक्सों में केवल शहद के केक हैं, जिन पर जकी शहर में एकाधिकार कर रहा है। इस सामान लगातार धुंध भरे जंगल में पहुंचाया जा रहा है, जहां सैनिक भी इकट्ठा हो रहे हैं। हत्यारा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि उसे केवल तस्करी के सबूत चाहिए और उसे धमकी देता है। असफलता के परिणाम यूजिक्सी पुष्टि करती है कि वह आदेशों को समझती है। इस बीच लुई सड़क पर चलता हुआ सोच रहा है कि गिल्ड को इतने सारे शहद के केक की क्या जरूरत है। वह विक्रेता से मिले ताबीज को देखता है, अभी भी उसके उद्देश्य के बारे में अनिश्चित है। वह शिवोक्सियों को उफार देने का फैसला करता है और जल्दी से अपनी यात्रा की तैयारी में लग जाता है। केक का डिब्बा पकड़े हुए वह घोषणा करता है कि वह घर आ गया है। जियो दरवाजे पर उससे भिड़ जाती है और पूछती है कि वह उन्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गया। जियो भी उससे अकेले ऐसा करने के लिए सवाल करती है, जबकि लड़की जाने पर अड़ी रहती है, जंगल में अपने साथ ले जाते हुए, उन्हें चेतावनी देते हुए कि यात्रा लंबी और खतरनाक है। वह उन्हें आश्वस्त करता है और कहता है कि उसने उनकी जरूरत की हर चीज पहले ही खरीद ली है। वह समझाता है कि वह एक सुरक्षित रास्ता जानता है और उन्हें अपने काम में नहीं उलझाना चाहता, लेकिन दोनों अड़े रहते हैं कि उसकी समस्या उनकी भी समस्या है और आखिरकार वह उन्हें साथ ले जाने के लिए मान जाता है। इस बीच एक पॉलिशिंग मशीन पूरी क्षमता से काम कर रही है। उसके दादाजी उसके लिए एक नया हथियार बनाते हैं, यह कहते हुए कि बेहतर सामग्री को आकार देना मुश्किल होता है। वह उसे एक बड़ा हथौड़ा देता है, कह रहा है कि वह एक अच्छे हथियार के बिना जंगल नहीं जा सकता। वह उसे याद दिलाता है कि उसका पोता बचपन में मरम्मत के काम में मदद करता था, इसलिए अब यह औजार उसके काम आएगा। सिस्टम बताता है कि मरम्मत करने वाले हथौड़े को ज्यादा हमले की शक्ति के लिए मजबूत बनाया गया है। जाने से पहले उसके दादाजी उससे कहते हैं कि वह उन्हें अपना अभिवादन भेजे। जियाओ जियाओ घोषणा करता है कि वे सब तैयार हैं और सियो अपने नन्हे पालतू जानवर से घर की रखवाली करने को कहती है। उसे एहसास होता है कि वह सचमुच अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकता। वह सब कुछ तैयार होने के बाद वह अपनी यात्रा की शुरुआत की घोषणा करता है और समूह उत्साहित होकर निकल पड़ता है। नक्शा शहर से जंगल की गहराइयों तक का रास्ता दिखाता है। चिह्नित पगडंडी उन्हें उनके अंतिम गंतव्य की ओर ले जाती है और धुंध भरे जंगल में कहीं एक प्राचीन संरचना पर बारिश गिरती है, कहीं और गीली जमीन पर एक सफेद भेड़िया घायल पड़ा है। एक सरीसृप प्राणी दूसरे जानवर को काटता है और बारिश में ऐसे ही जीवों का एक समूह इकट्ठा होता है। लुई, जावोजो और सियोक्सियो धुंध भरे जंगल में प्रवेश करने के लिए शहर से सबसे दूर का रास्ता चुनते हैं। आगे बढ़ते हुए खंडरों तक पहुंचने के लिए वे इस रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि हालांकि यह लंबा है, इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। ऊबड़-खाबड़ रास्ता यात्रा को कठिन बना देता है, लेकिन समूह बिना किसी खतरे का सामना किए इसे पार कर जाता है। एक दिन से ज्यादा चलने के बाद वह उनके आगमन की घोषणा करता है और सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह E7 स्तर पर पहुंच गया है। ऊपर से वे सभी प्राचीन शहर के खंडरों को देखते हैं, जो अब वनस्पतियों से लदे हुए हैं।
जियाओ जियाओ टिप्पणी करता है कि सब कुछ बिखरा हुआ लगता है और लू भी बताता है कि पुराना घर अभी भी आगे के खंडहरों से गुजरते हुए वह अपने बचपन के एक फुटबॉल मैदान को पहचानता है। उसे यह सब एक साथ जाना पहचाना और अजीब लगता है। जियाओ जियाओ उसका ध्यान दूर से दिखाई देने वाली किसी चीज की ओर आकर्षित करता है। उन्हें पुराने पार्क के एक बड़े फव्वारे का अवशेष दिखाई देता है। उसके दोस्त को याद आता है कि यही लैंडबो ने उसे दूसरे लड़कों द्वारा डूबने से बचाया था। सिस्टम बताता है कि उस याद के बाद उसने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है, लेकिन उसे लग रहा है कि वह जल्द ही जाग जाएगा। सर एक्सियो फव्वारे की ओर इशारा करता है और उस जगह का अनुभव करने के लिए भी कहता है क्योंकि वहां उनकी यादें हैं। वह मुस्कुराता है और सिस्टम से पूछता है कि क्या वह भी उस पल को महसूस करने की कोशिश कर रहा है। और जियाओ जियाओ को आश्चर्य होता है कि लांबा उस रचिता से कैसे बच निकला, जो बुद्धिमान मशीनों को नष्ट करने वाली एक शक्ति थी। लुई को शक है कि उसके माता पिता ने रचिता की महत्वाकांक्षा को पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक समान सिस्टम के साथ लांबा बनाया। शियाहो यह जानकर हैरान है कि यह सिस्टम रचिताओं जैसा ही है। उसका मानना कि अगर लांबा को पुनर्जीवित किया जाए तो वह फिर से जीवित हो सकता है, उसका सामना करते हैं। लेकिन लुई कहता है कि वे सुराग ढूंढने और अपनी नियति पूरी करने के लिए वहां हैं। जियाओ शियाओ कबूल करता है कि उसे ईर्ष्या होती है कि वह हमेशा एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है जिसकी खुद उसमें कमी है। वह बताता है कि उसे पारिवारिक स्टोर विरासत में पाने के लिए बिजनेस की पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह एक जागृत जीवन को पसंद करता है जो उसे संयोग से मिला। वह कहता है कि जब वह अपनी ढाल से दूसरों की रक्षा करता है तो उसे जरूरत महसूस होती है और पूछता है कि क्या यही वह अर्थ हो सकता है जिसकी उसे तलाश है। लुई कहता है कि उसकी वजह से ही वे लड़ पाते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, और जियो जियो सभी की रक्षा करने का वादा करता है। अचानक समूह का ध्यान किसी चीज की ओर जाता है। उनके चारों ओर घना कोहरा छा जाता है और जियो जियो सोच में पड़ जाता है कि यह कहां से आया। लुई शियाओ को रुकने के लिए कहता है, जबकि जियो जियो कहता है कि उस कोहरे में कुछ गड़बड़ है। वह उस क्षेत्र की जांच के लिए अपना सर्वज्ञ विश्लेषण सक्रिय करता है। स्कैन पूरे क्षेत्र में फैलता है, कोहरे और पानी से होकर गुजरता है। सिस्टम सतह के नीचे छिपे कई जलीय मानवरूपी राक्षसों का पता लगाता है। पानी से जीव निकलते हैं और दोनों युवकों को घेर लेते हैं। लूवी चिल्लाकर जियाओ झाओ को जियाओ की रक्षा करने के लिए कहता है। उसका दोस्त जल्दी से अपनी ढाल लेकर लड़की के सामने आता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। विश्लेषण से पता चलता है कि 6 दुश्मन दूर दूर तक बिखरे हुए हैं, लेकिन वह उनकी स्थिति पहले से ही जानता है। अचानक उस पर एक ऐसा हमला होता है जिसे वह देख नहीं सकता। वह सोचता है कि क्या हुआ, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका कंधा घायल हो गया है। वह एक और अदृश्य प्रहार से बचने के लिए कूद पड़ता है जो उसके सामने पानी को चीरता हुआ आता है। जियाओ झाओ और सियो चिल्लाते हैं। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह जवाब देता है कि यह सिर्फ एक खरोंच है। उसे एहसास होता है कि उसे सिर्फ हमले की सूचना मिल रही है, लेकिन वह कौशल का प्रक्षेप पथ नहीं देख पा रहा है। वह यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, एक राक्षस पर सीधे हमला करने का फैसला करता है। वह प्राणी उसके हमले से पीछे हट जाता है। वह अपने हथौड़े से हमला करता है, लेकिन वार सीधे लक्ष्य को भेद देता है। यह एहसास होने पर कि यह सिर्फ एक भ्रम था, वह अपना हमला जारी रखता है। झूलता हुआ हथौड़ा हवा में किसी अदृश्य चीज से टकराया। टक्कर से कुछ पल के लिए तराजू दिखाई देते हैं। वह कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि क्या हो रहा है। कहीं और किसी ने बताया कि चारा भालू को अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। एक आदमी जानवर के बारे में चिंता को खारिज करता है, लेकिन उसका सहकर्मी जोर देकर कहता है कि इस बार राक्षस अलग है और उसने सबको डरा दिया है। चलते चलते वह बताता है कि कर्मचारियों की कमी के कारण उसे कुछ नए लोगों को काम पर रखना पड़ा। वह नए लोगों में से एक पर चिल्लाता है कि वह इधर उधर भागना बंद करे और जल्दी करे। बदले हुए रूप वाला वह नया आदमी उसकी बातें सुन लेता है। दिलचस्प खबर, वह जेवी के कमरे जैसी दिखने वाली जगह की पहचान करता है और कहता है कि वह जल्द ही उसके सारे राज खोल देगा। ऑफिस के अंदर जिकी अपनी मेज पर बैठा है, जेब घड़ी पकड़े हुए। वह अपने छोटे भाई से कहता है कि आखिरकार समय आ गया है। उस वस्तु में चश्मे वाले एक युवक की तस्वीर दिखाई दे रही है।
वह बताता है कि उसकी मदद से ही उसने शहर में गिल्ड के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने वाले शक्तिशाली उपकरण प्राप्त किए थे। वह कसम खाता है कि अब उसके पास अपना बदला लेने के लिए पर्याप्त शक्ति है और वह जिम्मेदार व्यक्ति को हरा देगा। पिंग मिंग कमरे में दौड़कर आता है और घोषणा करता है कि जियोंग तांगू नहीं आएगा। वह एक रिकॉर्डर थमाता है जिसमें एक ध्वनि संदेश है जो व्यक्तिगत रूप से सुना जाना था और जिकी उसे बजाने के लिए कहता है। रिकॉर्डिंग की शुरुआत एक आदमी द्वारा यह बताने से होती है कि चियोमे के जन्मदिन की वजह से उसके पास मिशन के लिए समय नहीं है। वह संदेश जारी रखते हुए शेखी बघारता है कि कई महिलाएं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए भीख मांग रही हैं और घोषणा करता है कि वह मिशन स्थगित कर देगा। जकी मेज पर मुक्का मारता है और उसे घमंडी मूर्ख कहता है। वह उस आदमी पर आरोप लगाता है कि पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वह उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि वह योजना के लिए उपयोगी है। पैंग मिंग बैसाखी के सहारे नीचे झुकता है और पूछता है कि क्या अब जब सब कुछ तैयार है तो उन्हें सचमुच हार मान लेनी चाहिए। वह उसे बीच वाले जादुई क्रिस्टल के खतरे के बारे में आगाह करता है जो पूरी इमारत को उड़ा सकता है। क्रिस्टल की शक्ति के बारे में सुनकर जकीती को एक नया विचार आता है। वो उस वस्तु को उठाता है और कहता है कि यही एक और विकल्प है। फिर वह पैंग मिंग को बताता है कि योजना आगे बढ़ेगी तय समय पर, लेकिन पहले वह घोषणा करता है कि उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति को ढूंढना होगा। उनमें से एक जीव पानी से बाहर निकलता है। फिर वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वह इस बात से हैरान है कि राक्षस ने इतनी जल्दी एक प्रेत का रूप कैसे ले लिया, लेकिन वह दावा करता है कि अब जब उसे उनकी चाल पता चल गई है तो लड़ाई आसान हो जाएगी। वह अनुमान लगाता है कि उनकी क्षमता बादल जैसी है और उसकी विद्युत शक्ति अत्यंत प्रभावी होगी। वह आगे बढ़ता है और पानी में विद्युत धारा छोड़ता है। विद्युत धारा के माध्यम से तेजी से फैलती है झटका जीवों पर प्रहार करता है जिससे वे भौतिक रूप धारण कर लेते हैं। विद्युतीय आक्रमण से एक और राक्षस भी प्रकट होता है अपनी ढाल के पीछे से। जियो जियो चिल्लाता है कि वे सभी अब दिखाई दे रहे हैं। जीवों में से एक पानी के रास्ते भागने की कोशिश करता है। लूवी दुश्मन के पास प्रकट होता है, उसके भागने के प्रयास पर सवाल उठाता है। वह लक्ष्य पर प्रहार करता है और कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जीव पराजित हो जाता है और सिस्टम उसे अनुभव प्राप्ति की सूचना देता है। फिर वह अपनी ओर बढ़ रहे अन्य प्राणियों का सामना करने के लिए मुड़ता है। सिस्टम क्षमता का विश्लेषण करता है और इसकी संरचना सीखना शुरू करता है। वह अपने हथौड़े से एक और राक्षस पर हमला करता है। उसे एहसास होता है कि अलग-अलग हथियार अलग-अलग प्रभाव पैदा करते हैं और वह लाइटवाटर फैंटम कौशल सीखता है। यह नई तकनीक उपयोगकर्ता के समान एक फैंटम बनाती है जो दुश्मनों को भ्रमित करने की क्षमता रखती है। उसे जियाओ जियाओ की याद आती है और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उसका दोस्त असली राक्षसों और भ्रमों में अंतर नहीं कर पा रहा है। तभी उसका ध्यान किसी चीज की ओर जाता है। वह अपनी ओर फेंके गए कई त्रिशूलों से बचने के लिए कूद पड़ता है। दुश्मन अब एक तरफ से हमला कर रहे हैं दूरी और वे दिखने से कहीं ज्यादा चालाक साबित होते हैं। वह उनमें से एक पर अपने नए कौशल का परीक्षण करने का फैसला करता है। प्राणी आगे बढ़ता है और अपने त्रिशूल से प्रेत पर हमला करता है। इस बीच जियाओ जियाओ कई हमलों को रोकता है, यह कहते हुए कि उसकी ढाल तोड़ने के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होगी, लेकिन वह शिकायत करता है कि हमले अंतहीन हैं और जियाओ कहता है कि वे हमेशा लुई पर निर्भर नहीं रह सकते। फिर वह लड़की को अपने पीछे रहने का आदेश देता है क्योंकि राक्षस अपनी शक्ति ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकता। प्राणी पानी के नीचे से जियाओ पर नजर रखता है। वह अचानक उस पर हमला करता है। लड़की के बैग में रखा ताबीज हिलने लगता है। फिर वह छूटकर उस जीव की ओर उड़ता है जो लड़की पर छलांग लगा रहा है। शोक्सियो यह दृश्य देखता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। लुवाई और जियाओ जियाओ दोनों भी इस क्रिया से हैरान हैं। राक्षस झटके से स्तब्ध होकर वापस पानी में गिर जाता है। लुवाई क्रोधित हो जाता है कि उन्होंने जियो को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। आगे बढ़ते हुए वह कहता है कि यह जरूर लड़ाई के लिए कह रहा होगा। वह जल्दी से एक शक्तिशाली प्रहार से उस जीव को चकनाचूर कर देता है। अपने हथौड़े से वार करता है। युवक को एहसास होता है कि विक्रेता का ताबीज काम का था और जैसे जैसे उसका स्तर E9 तक पहुंचता है वह उससे ज्यादा बार मिलने का फैसला करता है। जियाओ जियाओ आखिरी दुश्मन पर हमला करने का मौका लेता है। सभी को हराने के बाद वह मुड़ता है
और महसूस करता है कि उसने उन सभी का खात्मा कर दिया है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह आखिरकार डंक पहुंच गया है और वह इस प्रगति का जश्न मनाता है। लू वेई उसे बधाई देता है जबकि जियाओ एक राक्षस को छूता है और कहता है कि उसे वो मिला जिसका वह हकदार था। कोहरा छंट जाता है और युवक सुझाव देता है। वे जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे तैयार होते हैं, जियो जियो कहता है कि उन्हें रास्ते में कुछ खजाना भी मिल सकता है। वह बताता है कि राक्षस मरमन के आंसू नामक एक दुर्लभ पदार्थ गिरा सकते हैं, लेकिन उन्हें उस जीव के शरीर पर केवल सामान्य वस्तुएं ही मिलती हैं। लूवा उस वस्तु के उपयोग के बारे में पूछता है, लेकिन उसके दोस्त को इसकी विस्तृत जानकारी नहीं होती और वह पुष्टि करता है कि उस राक्षस के पास भी कोई वस्तु नहीं थी। पानी के पास जियो को एक अन्य जीव के शरीर पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वह लड़कों को दिखाने के लिए दौड़ती है। उसने जो पाया उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि वह वस्तु छूने पर ठंडी है। दोनों यह देखकर हैरान है कि उसे एक साथ दो मरमन के आंसू मिले। सिस्टम से पता चलता है कि यह वस्तु जहर को दूर कर सकती है और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति को तेज कर सकती है।